हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.10। अब आप मुझसे पूछोगे मैम एक्सरसाइज 7.10 का कंसेप्ट वीडियो तो अभी तक मिला ही नहीं हमें। पर ध्यान दीजिए 7.9 एक्सरसाइज जब आपने पढ़ी थी तो उससे पहले कंसेप्ट वीडियो आपको मिला था। उस कंसेप्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.9 का कंसेप्ट एंड एक्सरसाइज 7.10 दोनों का कंसेप्ट वही डिस्कस कर लिया था। ओके, तो ये जो पूरी एक्सरसाइज है ना, ये बेस्ड होने वाली है कि कैसे डेफिनेट इंटीग्रल को हम कैसे सॉल्व करते हैं जब सब्स्टिट्यूशन मेथड पिक्चर में आता है। और ये जो पिक्चर है ना, आप लोगों के लिए नई नहीं है, आप ऑलरेडी 7.9 में इसके क्वेश्चंस को एंजॉय कर चुके हो। हम इस पैटर्न को वहां डिस्कस कर चुके हैं। इस एक्सरसाइज को हम बहुत स्पीड से खत्म कर देंगे क्योंकि कंसेप्ट तो क्लियर है, कैसे सॉल्व करना है वो सारी चीजें आपके दिमाग में ऑलरेडी फिट है। ओके, तो उससे पहले आपको पता ही है हमारी 11th एंड 12th क्लास की मैग्नेट ब्रेन्स की फैमिली से तो फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो, अगर किसी में भी आपको परेशानी है क्लास 11th या 12th के स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक से बढ़कर एक फैकल्टी आपके सामने है। आपको जो कुछ भी पढ़ना है, जैसे भी है, सब कुछ एकदम ईजी वे में आपको यहाँ पढ़ने के लिए, आपको यहाँ सीखने के लिए मिलेगा और आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द एक्सरसाइज 7.10। राइट, तो यहाँ पे पूरा डेफिनेट इंटीग्रल से भरा हुआ क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि इंटीग्रेट करो 0 से 1 है आपका x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसे करना है हमें इंटीग्रेट। चलो ठीक है, आ जाते हैं अपन यहाँ पे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को जब हम स्टार्ट करेंगे तो इस क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से लिखेंगे। तो क्वेश्चन कहता है कि i इज इक्वल टू 0 से 1 और x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसे करना है आपको इंटीग्रेशन। और साफ साफ आपकी एक्सरसाइज 7.10 में मेंशन है कि आपको ये सारे क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। अच्छा ठीक है, अब एक बात और सुनो, पेपर में ना कभी भी आपको ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा। कैसा मैम? कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करो पार्शियल फ्रैक्शन से, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ये आपका खुद का ही वहां पे दिमाग काम करेगा कि किस तरीके से मुझे इस क्वेश्चन को किस मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन ये एक्सरसाइज पूरी डेडिकेटेड है सब्स्टिट्यूशन मेथड को बहुत अच्छे से सीखने के लिए। तो अपन स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे और खुद ही अपना दिमाग चलाएंगे क्या सच में सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। तो जब ये क्वेश्चन मेरे सामने आएगा तो मैं अपने आप से क्या सवाल पूछूंगी कि ये कैसा क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि अगर मैंने डिनोमिनेटर को t ले लिया तो न्यूमिनेटर जो परेशान कर रहा है वो गायब हो जाएगा और ये क्वेश्चन मेरा बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। ये सब तो ठीक है मैम, लेकिन यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो पता है क्या है? वो है लिमिट्स। ये जो लिमिट्स आपको दी हैं, अपर लिमिट 1 एंड लोअर लिमिट 0, ये लिमिट्स यहाँ पे अपना रूप बदल लेगी। ठीक है, ये लिमिट्स यहाँ पे चेंज हो जाएगी और एक बार हम अपने क्वेश्चन में जब सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर देंगे तो हम पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले, हम सिर्फ आगे चलेंगे। ठीक है, क्या मतलब है इसका? क्वेश्चन में समझ में आएगा। देखो, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कह रहे हैं कि लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप t ले लो। अब इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 1 का डिफरेंशिएशन 0, t का डिफरेंशिएशन dt बाई dx। ये dx उठ के यहाँ पे आ गया और ये बन गया आपका dt। कांस्टेंट से कभी फर्क पड़ा है क्या? नहीं पड़ा। तो ये जो कांस्टेंट है ना, फर्क नहीं पड़ा। राइट, ये जो कांस्टेंट है ये यहां पर आ जाएगा तो आपको मिलेगा x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। सही बात। तो यहां पे देखो x dx की वैल्यू कितनी मिल गई आपको? dt बाई 2 मिल गई। अब एक बात को जरा ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन हुआ है और ये लॉजिक मैं आपको 7.9 के इंट्रोडक्शन में, 7.9 में जो क्वेश्चंस थे वो भी मैंने आपको इसी पैटर्न से कराए थे जहां जहां सब्स्टिट्यूशन मेथड आया था। याद है क्या सिखाया था मैंने? कि देखो इन क्वेश्चंस को करने के दो तरीके होते हैं।
या तो इस क्वेश्चन को आप एज अ इनडेफिनेट इंटीग्रल ट्रीट करो, इंटीग्रेट करो, और फिर जब आपका फाइनल आंसर आ जाता है उसके बाद आप लिमिट्स की वैल्यू डाल दो, या फिर इस क्वेश्चन को हम कोई इनडेफिनेट इंटीग्रल की तरह ट्रीट नहीं कर रहे, जैसा दिया था वैसा ही लिया है क्वेश्चन को, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया, पूरा जो मेरा क्वेश्चन पहले x के टर्म्स में था, जब क्वेश्चन x का था तब लिमिट भी मेरी x की थी, राइट? लेकिन अब मैंने अपने क्वेश्चन को चेंज कर दिया, मैंने अपने पूरे क्वेश्चन को t के टर्म्स में बना लिया है, तो जो लिमिट्स भी मैं लगाऊंगी वो भी t के टर्म्स में होंगी, ठीक है? तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? आप यहाँ लिखेंगे, बहुत ध्यान से देखते चलना, आप यहाँ लिखेंगे i इज इक्वल टू x dx की जगह पे क्या dt बाई 2, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, यहां मिलेगा dt डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1, क्या बना आपका? t बन गया, ठीक है? लिमिट यहां पे ध्यान रखना, आपने अपने पूरे क्वेश्चन को t के टर्म्स में चेंज कर लिया है, t के टर्म्स में इंटीग्रेट कर रहे हो, तो ये जो लिमिट है 0 से 1, आप इन लिमिट्स को अब नहीं लगाओगे, आप अपने लिमिट्स को यहाँ पे चेंज कर लोगे। कहां से लिमिट चेंज होती है? जहां पे आपने सब्स्टिट्यूशन किया है, ओके? तो इस सब्स्टिट्यूशन में यहाँ पे जो x लिखा है, आप सबसे पहले लोअर लिमिट डालें यहाँ पे x की जगह पे, तो लोअर लिमिट क्या थी? 0, तो यहाँ पे जब मैंने x को 0 लिया तो मुझे t क्या मिल रहा है? तब मुझे t1 मिल रहा है, ओके? फिर मैंने अपनी अपर लिमिट जो मुझे क्वेश्चन में गिवन थी, क्या थी? 1, तो मैंने इस क्वेश्चन में x की जगह पे 1 डाला इस सब्स्टिट्यूशन में, तो मुझे t कितना मिल रहा है? मुझे t यहाँ पे 2 मिल रहा है। तो अब ये जो लिमिट थी x की थी, ओके, x गया, अब किसकी लिमिट बनी है? t के टर्म्स में, तो t की लोअर लिमिट क्या है? 1, और t की अपर लिमिट क्या है? 2, ठीक है? क्योंकि देखो ये इसके हिसाब से आप देख रहे हो, यहाँ पे लोअर लिमिट 0 थी x की, तो लोअर लिमिट t की क्या है? 1, तो उसी के करस्पॉन्डिंग रहेगा ये, तो यहाँ पे आपको 1 मिलेगा और यहाँ पे आपको 2 मिला। तो आप देख सकते हो आपके क्वेश्चन में लिमिट्स बदल चुकी है, ठीक है? अब लिमिट आपकी 1 से लेके 2 तक है। अब क्या किया जाएगा यहाँ पे? अब आप इसे इंटीग्रेट करो और कोई परेशानी है ही नहीं इस क्वेश्चन में। सो हाफ ये रहा, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/t का इंटीग्रेशन log mod t होता है। और अब हम यहाँ पे जो मैं आपसे कह रही थी कि आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना, आपको आगे आगे चलना है, तो इसका मतलब ये है कि एक बार आपने इंटीग्रेट कर दिया t के टर्म्स में, आप अपने इस क्वेश्चन को x के टर्म में चेंज नहीं करोगे, t के टर्म्स में आपने आंसर लेके आया है, t के टर्म्स में आपने लिमिट बना ली है, तो t वाली ही लिमिट्स यहाँ रखेंगे, इधर t की वैल्यूज दोबारा रिप्लेस या सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, ठीक है? ये बात क्लियर है? इस बात को बहुत ध्यान से आप समझ लो, वरना बहुत ज्यादा गलती होने के चांसेस होते हैं, ठीक है? हमने अपने क्वेश्चन को, क्वेश्चन x के टर्म्स में गिवन था, हमने t के टर्म्स में बनाया और दोबारा हम x के पास नहीं जा रहे, अब हम क्या कर रहे हैं? हम आगे आगे चल रहे हैं, ठीक है? दोबारा x के पास नहीं जाना है, एक बार x से आपने अपने फंक्शन को t में बना लिया, x का काम खत्म, ठीक है? आपने लिमिट्स भी अपनी t के टर्म्स में लेके आ गए हो, x का काम खत्म, t के टर्म्स में ही रहेंगे, पीछे नहीं मुड़ना, t के टर्म्स में ही अपने लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्वेश्चन को खत्म करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले अपर लिमिट, सो i इज इक्वल टू हाफ, आप लिखेंगे log t की जगह पे अपर लिमिट 2 माइनस log t की जगह पे लोअर लिमिट 1, ओके? log 1 क्या होता है? जल्दी से बताओ, log 1 कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं अपन? log 1 0 होता है, तो ये तो आपका 0 हो गया, इसकी कहानी वहीं पे खत्म। तो आंसर कितना आया? हाफ log 2 आया। तो मैं इसे हटा सकती हूँ क्योंकि log 1 0 होता है, ये ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है। सो आंसर इज हाफ log 2। बहुत बार आपका मन करेगा प्लस सी लगा दें, लेकिन प्लस सी मत लगाना, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आपका डेफिनेट इंटीग्रल का है, ठीक है? सो आंसर इज हाफ log 2। अब बुक में हो सकता है ऐसा ही आंसर हो, या फिर बुक में ऐसा हो सकता है उन लोगों ने m log n की प्रॉपर्टी लगा दी हो, जो आपसे log n की पावर m कहता है। आप यहाँ भी रुकेंगे तो भी आंसर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको ये क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी यहाँ पे नहीं होगी। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं? अपने फंक्शन को जब हमने t के टर्म्स में चेंज कर लिया, ओके, तो हम अपनी लिमिट्स को भी t के टर्म्स में चेंज करते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद वो t वाली लिमिट्स ही डालते हैं, t की वैल्यू दोबारा x स्क्वायर प्लस 1 नहीं रखते, ठीक है? दिस इज अबाउट सब्स्टिट्यूशन मेथड इन डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है? इन डेफिनेट इंटीग्रल। चलो आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 पे आप स्टार लगाओ, और ये कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है। ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन से बात करते हैं। क्या करेंगे हम इसमें, इंटीग्रेट करना है तो मैम सबसे पहले लिखते हैं और फिर लिखते लिखते अपना दिमाग चलाते हैं कि क्या कर सकते हैं। ठीक है, सो हमारे पास क्वेश्चन है I इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, ओके, अंडर रूट आप लिखेंगे साइन फाई, ठीक है, और फिर आप लिखेंगे कॉस 5 की पावर 5 कॉस 5 फाई डी फाई। ये क्वेश्चन दिया है मैम। ठीक है, अब इसे इंटीग्रेट करना पहला काम है हमारा। किस तरीके से इसे इंटीग्रेट किया जाएगा यहाँ पे सोचना है हमें। तो देखो, ये बात तो श्योर है कि आप यहाँ पे किसी ना किसी को तो टी लेने वाले हो। ठीक है, किसको ले लोगे आप टी, मैम साइन फाई को ले लेते हैं। अगर साइन फाई को हमने टी ले लिया तो साइन फाई का जो डिफरेंशिएशन होता है दैट इज कॉस फाई। लेकिन आपने जब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाया था, देखो मैं आपसे क्या बात कर रही हूँ उस बात को बहुत ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन के थ्रू बहुत सारे कंसेप्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपसे कह रही हूं कि लेट करो कि साइन फाई को ना टी ले लेते हैं और इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू। अब भावनाओं में बह के एक्स के टर्म्स में रिस्पेक्ट नहीं कर देना। क्यों, क्योंकि एक्स के टर्म्स में तो क्वेश्चन ही नहीं है। किसके टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे आप लोग, फाई के टर्म्स में। ठीक है, ऐसी ऐसी गलतियां भी होती हैं तो समझते चलो। तो यहाँ पे अगर हमने साइन फाई को टी ले लिया तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें कॉस फाई डी फाई डी टी मिलेगा मैम। ठीक है, एक्स नहीं मिलेगा, एक्स के टर्म्स में नहीं कर रहे डिफरेंशिएट, किसके टर्म्स में कर रहे हैं, फाई के टर्म्स में कर रहे हैं। यहाँ डी टी बाई डी फाई बना होता और ये डी फाई उठ के यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अगर आप मैम साइन फाई को टी ले लेते हैं तो आपका जो डेरिवेटिव है ना वो कॉस फाई डी फाई है, वो गायब हो रहा है। और किसी एक जमाने में आपने हमें ये सिखाया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि अगर आपको कोई फंक्शन मिल रहा है, उस फंक्शन को जब आप टी लेते हैं तो आपका जो डेरिवेटिव है उस इंटीग्रैंड में वो पूरी तरीके से गायब हो जाना चाहिए। याद आ रही है मेरी बातें कि नहीं, याद करो, ये सिखाया है मैंने। अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप किसी को फंक्शन लेते हो तो उस फंक्शन का जो भी डेरिवेटिव आपके इंटीग्रैंड में प्रेजेंट है वो डेरिवेटिव पूरी तरीके से गायब हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि अगर हमने साइन फाई को टी ले लिया ना तो मैम सिर्फ कॉस फाई डी फाई जा रहा है और यहाँ पे कॉस 5 है और आपका तो सिर्फ एक ही कॉस जा रहा है, बाकी के 4 कॉस का क्या करोगे आप। प्रॉब्लम समझ में आ गई। हमेशा सबसे पहले प्रॉब्लम समझो, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम दिमाग में क्लियर है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है आपकी यहाँ पे, प्रॉब्लम है मैम 4 कॉस कहाँ जाएंगे, क्योंकि डेरिवेटिव पूरे तरीके से गायब होना चाहिए, आपके ही शब्द है। चलो ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, 4 कॉस बच रहे हैं, तो ये तो परेशानी की बात है। अब इस परेशानी के बारे में अपन सोचेंगे कि क्या कर सकते हैं। फिर आपका दिमाग आपका कहेगा कि काम करो ना, अगर साइन फाई को टी लेने पे प्रॉब्लम हो रही है तो क्यों ना हम कॉस फाई को टी ले ले, है ना, क्यों ना हम कॉस फाई को टी ले ले। आपका दिमाग ये भी कह सकता है। फिर आपने अपने दिमाग के अकॉर्डिंग चला तो आपने क्या किया, कॉस फाई को मानो टी ले लिया। तो कॉस फाई का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस फाई का डेरिवेटिव माइनस साइन फाई डी फाई इक्वल टू डी टी मिलेगा। अब जरा मुझे ये बताओ, आपके पास यहाँ पे कहीं पे भी, चलो माइनस को एक पल के लिए कोई दिक्कत नहीं है, माइनस ने कभी परेशान आपको नहीं किया, वो तो एक कांस्टेंट है, क्या ही प्रॉब्लम देगा आपको। ठीक है, तो इस कांस्टेंट को तो आप हटा सकते हो, आराम से इस dt को दे सकते हो। लेकिन जरा मुझे ये बताओ, क्या आपके इस इंटीग्रैंड में कहीं पर भी साइन फाई प्रेजेंट है मैम, है ना, ये देखो ध्यान से देखो, साइन फाई डी फाई गायब हो रहा है, आपके पास तो अंडर रूट साइन फाई है। ये तो प्रॉब्लम की बात है, मतलब ऐसा डेरिवेटिव तो मिल ही नहीं रहा। डेरिवेटिव यहाँ पे क्या है, अंडर रूट साइन फाई, फंक्शन क्या है यहाँ पे, अंडर रूट साइन फाई डी फाई, और आपका क्या आ रहा है, साइन फाई डी फाई। तो इसका मतलब कॉस फाई इक्वल टू टी तो आप नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि ये पूरी तरीके से गायब नहीं हो रहा। अंडर रूट का क्या करोगे आप, अंडर रूट का क्या करेंगे, विदाउट अंडर रूट होता तो आपका काम आपने जो कहा हम वैसा कर लेते। ठीक है, लेकिन उस अंडर रूट की वजह से प्रॉब्लम है। यहाँ पे अगर अंडर रूट साइन फाई डी फाई आता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन वो नहीं आया, तो इसका मतलब है कॉस फाई को तो आप टी नहीं लोगे। ठीक है, तो फिर मैम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं क्या, इस क्वेश्चन को डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं। जब आप इस तरीके से किसी क्वेश्चन में फंसते हो ना तो वो क्वेश्चंस ना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन 100% कभी ना कभी पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, चलो तो फिर क्या करें,
आपने कहा ये भी प्रॉब्लम है, हमने कहा cos फाई को ले लो, आप कह रहे हो तब भी प्रॉब्लम है, और जो सेकंड वाली प्रॉब्लम है उसका तो सोल्यूशन ही नहीं है। तो फिर क्या करें, पहली प्रॉब्लम पे चलो। पहली प्रॉब्लम क्या थी कि वो cos 4 फाई एक्स्ट्रा बच रहे थे, लेकिन उसका सोल्यूशन है आपके पास। आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, मैं आपको यही लिख के दिखाती हूँ क्वेश्चन, ठीक है, इसको हटाओ, पूरा डेरिवेटिव गायब होगा, देखना आपके सामने अभी। सो आई इज इक्वल टू 0 से कहां तक, पाई बाई 2, ओके, अंडर रूट साइन फाई एज इट इज रहने दो। आपने कहा कि एक cos फाई चला जाएगा, लेकिन 4 cos फाई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं इसे इस तरीके से लिख सकती हूँ क्या, बताओ जरा, ऐसे लिख सकती हूँ अपने क्वेश्चन को अभी, राइट। एक cos फाई डी फाई तो गायब हो रहा है, ये 4 cos की प्रॉब्लम है ना, तो मैंने उन 4 cos को अलग करके लिख लिया। तो अभी भी देखो बेस से में पावर ऐड होगी तो 4 + 1 5 ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हमने ब्रेक करके लिख दिया इन शॉर्ट। अब क्या करें, अब एक काम करो, इस cos 4 फाई को हम ऐसा लिख देते हैं cos 2 फाई और इसका स्क्वायर बना देते हैं। कर सकते हैं ये काम, हम इसे cos स्क्वायर फाई का स्क्वायर बना सकते हैं, ठीक है मैम, 4 था तो आपने 2 2 कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा याद करो, 10th क्लास की सबकी फेवरेट आइडेंटिटी कौन सी, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई इक्वल टू 1। अच्छा, तो यहां से साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर फाई कितना होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, ठीक है। तो इस cos स्क्वायर फाई की जगह पे क्या लिख देंगे अपन, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, लो प्रॉब्लम ही खत्म। सो i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, आपने लिखा अंडर रूट, यहां लिखा साइन फाई, cos स्क्वायर फाई की जगह पे क्या लिख दें अपन, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, इस पूरे का स्क्वायर, और ये लिखा है cos फाई डी फाई। तो वो जो 4 cos आपको परेशान कर रहे थे, 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ने उन 4 cos फाई को चेंज कर दिया इस पैटर्न में। अभी ठीक है, अब कर दें सब्स्टिट्यूशन, राइट। चलो अब सब्स्टिट्यूशन करते हैं, यहाँ पे साइन फाई को आप t ले लो, ठीक है जी, साइन फाई को हम क्या ले रहे हैं, t, तो अंडर रूट t को मैं t की पावर हाफ लिखूंगी, आप लोग जानते ही हो। अभी तक अपन ने इतना सारा इंटीग्रेशन पढ़ लिया, क्या मैंने कभी अंडर रूट को अंडर रूट लिखे रहने दिया है, नहीं, क्यों, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन में स्क्वायर रूट पसंद नहीं है, पावर आएगी तो बात कर लेंगे। तो अंडर रूट टी की जगह पे हमने क्या लिख दिया, टी की पावर हाफ लिख दी, चलो ठीक है। साइन फाई को तो मैम ने गायब कर दिया, टी लिख दिया था, फिर वहां पे भी जो साइन है उन्हें भी टी लिखो मैम, ठीक है जी। सो 1 माइनस टी स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर, ओके, 1 माइनस टी स्क्वायर, साइन फाई की जगह पे टी रखा तो 1 माइनस टी स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर है, उसे मत भूल जाना। cos फाई डी फाई कितना बना, dt, तो cos फाई डी फाई कितना बन गया आपका, dt बन गया, ओके। अब पता है अब गलती होगी क्या, आप लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे कि देखो हमने इतना सारा सोच लिया तो बहुत सही हम चल रहे हैं। अब आप खुशी खुशी में पता है क्या कर देंगे, ये जो आपको लिमिट गिवन थी ना 0 से पाई बाई 2, ये किसकी लिमिट थी, फाई की लिमिट थी। आपका क्वेश्चन किस में बदल गया, टी में बदल गया। तो आप गलती पता है क्या करेंगे, आप बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे और यहाँ पे लिमिट 0 से पाई बाई 2 लिख देंगे, बहुत मेहनत से सॉल्व करोगे और फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 0 से पाई बाई 2 लिमिट बेटा फाई की है। अब आपका जो क्वेश्चन है टी के टर्म्स में चेंज हो गया है, तो आपकी लिमिट भी टी के टर्म्स में आएगी। इस बात का ध्यान रखना, ऐसी गलतियां होती हैं और कोई ना कोई कभी ना कभी कर ही देता है ऐसी गलतियां, ठीक है। तो आपको उसे इग्नोर करना है, राइट। चलो ठीक है मैम, हम समझ गए कि एक बार अगर हमने डेफिनेट इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन कर दिया ना तो लिमिट बदलेगी, ठीक है। तो टी के टर्म्स में हो गया। अब यहाँ पे टी की लिमिट चढ़ेगी, तो कैसे मिलेगी आपको टी की लिमिट, जहां पे आपने ये डब्बा बना के रखा है ना, जहां पे आपने सब्स्टिट्यूशन किया था, इसके पास आप जाओगे। चलो आ जाओ। तो अब क्या करना है आपको, सबसे पहले जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट फाई की लोअर लिमिट क्या थी, 0। तो जब आपका फाई 0 था तब आपको टी क्या मिलेगा, यहाँ पे रखो 0, तो साइन 0 0, तो टी कितना मिला, 0 ही मिला। चलो अच्छी बात है। उसके बाद ये तो आपकी लोअर लिमिट थी। अपर लिमिट से बात करते हैं। अपर लिमिट, जब आपका फाई पाई बाई 2 था, ये पाई बाई 2 किसकी लिमिट है, फाई की लिमिट है। तो जब आपका फाई पाई बाई 2 था तब आपकी अपर लिमिट क्या बन जाएगी, यहां रखो पाई बाई 2, साइन 90, साइन 91, तो टी बना आपका 1। तो यहाँ पे जो लिमिट्स है ना वो बदल चुकी है। अब आपकी लोअर लिमिट 0 है
और अब आपकी अपर लिमिट कितनी है 1। अब इसे करना है इंटीग्रेट और पीछे मुड़ के नहीं देखना, मतलब क्या, t के टर्म्स में इंटीग्रेट कर दिया, काम खत्म, और t के टर्म्स में ही लिमिट डाल दो, दोबारा t को रिप्लेस नहीं करना है x से, x जा चुका है, ठीक है, क्लियर है। अब इसे सॉल्व करें अपन और लिमिट्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, आ जाओ। तो क्या मिलेगा आपको मिला i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 t टू द पावर हाफ 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर dt। यही था क्या, चेक कर लो एक बार, 0 से 1 t की पावर हाफ 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर dt। ओके जी, अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, है ना, लगाना ही पड़ेगा, इंटीग्रेट करना है, चलो आ जाओ। सो i इज इक्वल टू 0 से हाफ t टू द पावर हाफ a माइनस बी का होल स्क्वायर, साथ साथ बोलो मेरे, क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है, नहीं है मैम, पता है हमको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो t स्क्वायर का स्क्वायर आपको t की पावर 4 देगा, फिर माइनस 2ab, तो माइनस 2a और ये रहा b, ठीक है। चलो अब क्या करें, अभी भी इंटीग्रेट नहीं करेंगे हम, अब क्या करेंगे, इस t की पावर हाफ का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे सबसे कर देंगे। सो i इज इक्वल टू 0 से 1 मल्टीप्लाई करो, दिस इज t की पावर हाफ प्लस t की पावर 4 इंटू t की पावर हाफ, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करें यहाँ पे, माइनस 2 t स्क्वायर t की पावर हाफ, ब्रैकेट को करें बंद और यहाँ लिखे dt, राइट। चलो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की बारी, 4 प्लस हाफ कितना होगा 9/2, राइट। तो यहाँ पे कितना लिख सकती हूँ मैं, t की पावर 9/2। बिल्कुल मत समझना कि मैंने इंटीग्रेशन किया है, अभी तो इंटीग्रेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ, देखो कहां से कहां पहुंच गए अपन, लेकिन अभी तक इंटीग्रेशन नहीं किया आपने। ओके, अब इधर आ जाओ, यहाँ पे क्या है, 2 प्लस हाफ कितना मिलेगा 5/2, यहाँ मिला आपको 5/2, तो t की पावर क्या लिखेंगे आप लोग 5/2, इसे हटाओ और यहाँ लिखो t की पावर 5/2, सही बात। अब बारी है इंटीग्रेशन की, अब आपका क्वेश्चन एक इस पैटर्न में बदल चुका है जिसको कोई भी आपको इंटीग्रेशन करने से नहीं रोक सकता, सही बात है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे मैम, एक बार याद नहीं आ रहा है, अच्छा ठीक है सुनो, x की पावर n dx, क्या था फॉर्मूला याद करो, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n, ये होता है x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, तो ये सब कौन है n। और मुझे मेरा आंसर भी मिला था जब मैंने एक क्वेश्चन पूछा था एक वीडियो में कि n इज इक्वल टू क्या नहीं हो सकता, n क्या नहीं हो सकता, मैंने क्वेश्चन पूछा था इस में, आई थिंक इन 7.1 या 7.2 एक्सरसाइज में, और मुझे आंसर भी मिला है, तो थैंक यू फॉर द आंसर। तो इस तरीके से जो भी मैं क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर आप जरूर दो, सो दैट मुझे पता चलता रहे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, तो इसका आंसर तो हो चुका था, अब यहाँ पे आते हैं, इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे लगाते हैं, आ जाओ। सो i कितना बनेगा, i मिलेगा आपको t की पावर हाफ है, n कितना है हाफ, तो +1 करो, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा t की पावर हाफ +1 कितना होगा, हाफ +1 3/2, तो 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, लेकिन क्या ये यहाँ पे रुकेगा, नहीं, ये तो घूम के ऊपर चला जाएगा, तो जब ये घूम के ऊपर जाएगा तो ये 2/3 बन जाएगा, ठीक है। चलो फिर t की पावर 9/2, तो 9/2 n हो गया, 9/2 में +1 करो, तो 9/2 में +1 करोगे तो 11/2, तो ये बनेगा t की पावर 11/2 डिवाइडेड बाय 11/2, घूम कर ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 2/11। सब सही चल रहा है यहाँ तक, ओके। अब इसे इंटीग्रेट करो, -2 t टू दी पावर 5/2, n क्या है आपका 5/2, 5/2 में करो 1 का एडिशन, 5/2 + 1 कितना 7/2, तो t की पावर 7/2 डिवाइड में 7/2, लेकिन वो नीचे नहीं रुकेगा, वो ऊपर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपको 4/7, ठीक है। और लिमिट कहां से कहां तक है, लिमिट आपकी 0 से लेके 1 तक है, ओके। ये बातें ठीक है, हमने इंटीग्रेट अब किया है, अब इसमें लिमिट डालनी है आपको, चलो आ जाओ लिमिट डालते हैं अपन। सो आंसर कितना आएगा, i इज इक्वल टू, सबसे पहले अपर लिमिट रखो, t की जगह पे 1 रखो, तो ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो गया, सिर्फ t की जगह पे 1 रखना है, और लोअर लिमिट देखो क्या है 0, तो उसे रखने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 0 0 0 आपको 0 ही देगा, तो सिर्फ अपर लिमिट रखते हैं, क्वेश्चन में एलसीएम लेते हैं और क्वेश्चन को खत्म करते हैं, ठीक है। आ जाओ, सो 2/3 प्लस 2/11 माइनस
4/7 क्या आएगा एलसीएम यहाँ पे? एलसीएम कितना आ जाएगा? I इज इक्वल टू, देखो जरा, 77 इंटू 3 है ना, 77 इंटू 3, तो 3 7 21, 3 7 21, 24, 241। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो, सॉल्व कर लेना, आंसर आपके सामने आ जाएगा। जो भी आएगा वो मुझे बता देना कितना आया। ठीक है, कैलकुलेशन आप डेफिनेटली कर लेंगे। पूरा क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया वो बताओ मुझे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अच्छा खासा क्वेश्चन था, थोड़ा लेंदी भी है। देखो एंड में कैलकुलेशन भी थोड़ी लंबी हो गई है, तो वो आप करके उसका आंसर कितना आएगा मुझे बता देना। और आई होप इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, क्या प्रॉब्लम थी, क्या सोल्यूशन था, किस तरीके से फॉर्मुलेस लगाए, किस तरीके से याद रखो, सब्स्टिट्यूशन किया, क्वेश्चन को टी में चेंज किया, तो बस हमें टी वाली लिमिट्स ही रखनी है, दोबारा यहाँ पे टी की वैल्यू नहीं रखना है। ठीक है, सिर्फ टी की लिमिट्स रख दो, काम खत्म। ओके, सो आई होप आप इसका आंसर जो भी आएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो कुछ भी करोगे, कितना आएगा वो आप मुझे बताएंगे। इस क्वेश्चन में आपका बस इतना सा होमवर्क है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को आप दोबारा अपने आप जरूर सॉल्व करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलें आगे, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपने ना इस टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस एक्सरसाइज में सॉल्व भी किया है। तो याद करो क्या किया था अपन लोगों ने इसमें, आई थिंक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाली जो एक्सरसाइज थी ना, उसमें ही आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व भी किया है। तो यस मैम, हमें हल्का हल्का याद आ रहा है। सबसे पहले तो आप I इज इक्वल टू के फॉर्मेट में अपने क्वेश्चन को जमा लो। तो ठीक है, I इज इक्वल टू 0 से 1, आप लिखेंगे यहाँ पे साइन इनवर्स, यहां लिखो 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये रहा आपका dx। ठीक है, अब मैम सुनो, आप साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी जो थी ना, उसका कुछ यूज किया है हमने यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हमें जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दिखती है ना, तो हमें बस एक सपना नजर आता है, और वो सपना क्या है कि अगर यहाँ साइन इनवर्स लिखा है तो कितना अच्छा होता कि यहाँ अंदर साइन 2 थीटा बन जाता या साइन थीटा बन जाता। ले लो, ऐसा ले लो। ठीक है, आपका क्या सपना होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को देख के कि अगर यहाँ साइन इनवर्स है तो कितना अच्छा होता कि यहाँ पे साइन थीटा बन जाता। क्यों ऐसा सपना क्यों देखते हो आप लोग? क्योंकि आपको ना एक प्रॉपर्टी याद है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, क्या कि साइन इनवर्स साइन थीटा कितना होता है? थीटा होता है। साइन इनवर्स साइन थीटा कितना? थीटा। मतलब ये साइन और ये साइन चले जाते हैं और सिर्फ थीटा आपके पास बचता है। तो ऐसा ही कुछ सपना आप अपने इस क्वेश्चन में देखोगे, राइट? लेकिन कैसे देखें, क्या करें, यहाँ साइन 2 थीटा कैसे बनाए? तो ये बनाने के लिए आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारी हैं। तो आपको उसमें से कौन सी वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद करनी है जिसमें साइन कुछ आता हो? तो आप याद करेंगे साइन 2 थीटा को। साइन 2 थीटा की ना 2 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, एक तो मुझे आप बताओगे, दूसरी जो यहाँ लगने वाली है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको पता है कि साइन 2 थीटा जो होता है ना, वो 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। हाँ या ना? याद है? ये बिल्कुल याद है मैम। तो आप हमसे ये चाहते हो इस क्वेश्चन में कि हम x की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दें tan थीटा को। जी हाँ, तो अगर आप x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करते हैं tan थीटा को तो आप डिफरेंशिएट भी करेंगे, क्योंकि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं। इस पूरे क्वेश्चन को जो आपको x के टर्म्स में गिवन है, आप उसे थीटा के टर्म्स में चेंज कर लेंगे। ओके, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? लेट x इज इक्वल टू क्या? x इज इक्वल टू tan थीटा। ओके, और जब जहां पे भी आपने सब्स्टिट्यूशन किया है उसे आप एक बॉक्स में बंद करके रख लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर जो लिमिट्स अपना रूप बदलेंगी वो इसके थ्रू ही बदलने वाली है। ओके, चलो अब जो सब्स्टिट्यूट किया है इसे डिफरेंशिएट भी करो। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे आप डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। ओके, आप डिफरेंशिएट करेंगे इसे x के रिस्पेक्ट में, नॉट थीटा के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में आप इसे डिफरेंशिएट कीजिए। तो x का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में dx बाई डी थीटा मिलेगा। ओके, आप इस क्वेश्चन को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा? dx बाई डी थीटा। tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा आपको? tan थीटा का डिफरेंशिएशन मिलेगा हमें sec स्क्वायर थीटा, राइट? tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा होता है। ये d थीटा यहां से हट के कहां चला जाएगा? इसके पास चला जाएगा। ओके, तो dx की वैल्यू कितनी मिली आपको? sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अच्छा, एक बात और सुनो, यहाँ पे आप अपने क्वेश्चन को थीटा के टर्म्स में चेंज कर रहे हो तो थीटा की लिमिट्स आएंगी, तो यहां से आप थीटा की वैल्यू निकाल लो।
ठीक है। यहाँ से आप लोग थीटा की वैल्यू निकाल लो, कितना आएगा, tan इनवर्स x आएगा। और अब आप इसे ब्रैकेट में या फिर किसी बॉक्स में बंद करके रख लो। अब आपको लिमिट यहाँ से पता चलेगी। ठीक, एक बार इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुन लो, क्या हुआ इस क्वेश्चन में। सबसे पहली बात तो जैसे ही आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को देखा तो आपको समझ में आ जाएगा एक छोटा सा सपना, क्या कि साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा होता है। मतलब हमारा टारगेट है कि हम यहाँ पे कैसे भी करके साइन थीटा बना लें। तो हमने साइन थीटा तो नहीं बनाया, हमने साइन 2 थीटा बना लिया। कैसे? सबसे पहले हमने x की जगह पे tan थीटा को सब्स्टिट्यूट किया। तो जब x की जगह पे हम tan थीटा को रखेंगे, मैं आपको रख के ही बताती हूँ, तो कैसा दिखेगा क्वेश्चन आपका। आपका जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, साइन इनवर्स, ओके, x की जगह पे क्या रखा आप लोगों ने, tan थीटा। सो 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, अब सब्स्टिट्यूशन किया है तो अब ये क्वेश्चन देखो आपका थीटा के टर्म्स में चेंज हो गया। तो ये dx यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, dx की जगह पे sec स्क्वायर थीटा d थीटा को रख देंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका sec स्क्वायर थीटा d थीटा। मैम ये कहाँ से आया, आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, आपने x की जगह पे tan थीटा रखा था। तो अब आपने इस एक्सप्रेशन को थीटा के टर्म्स में किया है डिफरेंशिएट। तो क्या मिला, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ये d थीटा आपका यहाँ से आ गया। कैसे आया, tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा होता है। ओके, अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे देखो मैंने लिमिट नहीं लगाया। जैसे ही मैं डेफिनेट इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन करती हूँ तो आपने हर बार नोटिस किया होगा कि मैं यहाँ पे लिमिट नहीं रखती। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने बहुत जल्दी में यहाँ पे जो लिमिट गिवन है और वो ही रख दिया ना तो मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आपने अपने क्वेश्चन का पूरा रूप ही चेंज कर दिया है। पहले आपका क्वेश्चन x के टर्म्स में था, अब आपका क्वेश्चन थीटा के टर्म्स में हो गया। तो ये जो लिमिट आपको गिवन है वो x की लिमिट है। आपको अपने क्वेश्चन को अब थीटा में कन्वर्ट कर चुके हो तो आपकी लिमिट्स भी किसके रिस्पेक्ट में होगी, थीटा के रिस्पेक्ट में होगी। आई होप ये बातें क्लियर है। ओके, तो यहाँ पे जो लिमिट आपको लगानी है वो किसके रिस्पेक्ट में लगाना है, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, यहाँ से काफी चीजें गायब हो गई हैं तो उनको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ओके, अब मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनते चलना। अब आपको x की लिमिट, लोअर लिमिट कितनी दी है, 0। तो यहाँ पे रखो 0, तो आपको थीटा कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब लोअर लिमिट क्या बन रही है, 0 बन रही है। उसके बाद x में आपको अपर लिमिट कितनी दी थी, 1। तो यहाँ रखो 1, तो थीटा कितना बनेगा, tan इनवर्स 1। और tan इनवर्स 1 क्या होता है, tan इनवर्स 1 आपका π/4 होता है। तो लिमिट आपकी 0 से π/4 में जा चुकी है। और इस तरीके से आपने क्वेश्चन को अपना पूरा थीटा के टर्म्स में बना लिया और लिमिट को भी चेंज कर लिया। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड इनडेफिनिट इंटीग्रल क्या कहता है, वो ये कहता है कि एक बार आपने अपने क्वेश्चन को किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में चेंज कर लिया है तो आपको पीछे नहीं जाना, आपको थीटा के टर्म्स में ही इंटीग्रेट करना है और थीटा की ही आपको लिमिट रखनी है। ठीक है, अब बाद में थीटा की वैल्यू क्या थी रिप्लेस नहीं करते। चलो, सो आई होप इतनी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। सो आई इज इक्वल टू क्या मिला आपको, 0 से π/4। ओके, और ये क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा, है ना। और साइन इनवर्स साइन चला जाएगा तो आपके पास 2 थीटा बचेगा। और ये रहा आपका sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ओके, क्लियर है क्वेश्चन। इसे करना है इंटीग्रेट। अभी तक आप देख सकते हो हमने इंटीग्रेशन तो किया ही नहीं है, अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन ही कर रहे थे। ओके, अब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आप मुझे बता सकते हो इसे किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट, मतलब किस मेथड से इंटीग्रेट किया जाएगा। आप लोग इतने सारे मेथड पढ़ के आए हो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में, तो क्या इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली पॉसिबल है? सोचो, नहीं मैम डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि 2 फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, इसका मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। आप कौन सा मेथड लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मेथड लगाएंगे। ठीक है,
तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मेथड लगाएंगे तो यहाँ पे तो समस्या ये खड़ी होगी कि पहला फंक्शन कौन है और दूसरा फंक्शन कौन है, लेकिन आपको ये प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि आपके पास कौन है, आपके पास आइलेट रूल है, और आइलेट रूल आपसे क्या कहता है, इसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लो कि पहला फंक्शन आपको किसे लेना है। तो ठीक है, हम देख सकते हैं यहाँ पे थीटा, थीटा आपका अलजेब्रा का रोल प्ले कर रहा है, और ये जो सेक आपको गिवन है ये ट्रिग्नोमेट्री का रोल परफॉर्म कर रहा है। तो ए पहले आता है, मतलब आपका जो थीटा है दैट विल बी द फर्स्ट फंक्शन, सेक स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री आपका सेकंड फंक्शन होगा इसके रैंकिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, ए पहले है तो ए फर्स्ट फंक्शन। फिर आप डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स का वो बड़ा सा फॉर्मूला लगाएं, क्वेश्चन को सॉल्व करें पूरा थीटा के टर्म्स में। चलो आ जाओ, मैं ही सॉल्व कराती हूँ इस क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से आप लोग देखते चलना। ओके, सो आई इज इक्वल टू, आपके पास है आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 4, ओके, 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसका आंसर धीरे धीरे देखते चलना। ओके, सो दिस इज माय फर्स्ट फंक्शन, ये रहा मेरा सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला मैं अपने मन में बोल रही हूं और क्वेश्चन को वहां पे सब्स्टिट्यूट करके लिखती जा रही हूं। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या है आप अपनी कॉपी में लिखो, क्योंकि बहुत समय पहले हमने नहीं पढ़ा, जस्ट 1-2 दिन पहले ही आप लोगों ने 7.6 एक्सरसाइज को सॉल्व किया था, वो पूरी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ऊपर बेस्ड है, और मैंने आपको फॉर्मूला भी याद कराया था। तो आ जाओ, क्या कहता है वो फॉर्मूला? वो कहता है कि फर्स्ट फंक्शन, मैंने फर्स्ट फंक्शन ना 2 को भी ले लिया है, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ, नहीं फॉर्मूला गलत है मैम, सुनो सुनो, क्या सुनना है अपन को, यहाँ पे ध्यान दो। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट, है ना, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ब्रैकेट को कीजिए बंद, जो भी आंसर आएगा उनका प्रोडक्ट लो और फिर उसे इंटीग्रेट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू थीटा। क्या ये बातें क्लियर है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूले में मैंने बस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया है। ओके, चलो अब फटाफट मुझे बताते चलो इनके आंसर्स क्या क्या आएंगे। मैम मुझे एक बात बताओ, आप यहाँ पे लिमिट नहीं लगाओगे क्या? नहीं, अब भी लिमिट मत लगाना, अभी सिर्फ आप अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। एक बात को बहुत ध्यान से सुनो, डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगर लग रहा है तो आप यहाँ पे लिमिट मत लगाना, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पूरा इंटीग्रेशन कर लो, फाइनल आंसर जो आपके पास आएगा ना उसके बाद आप लिमिट्स लगाना। इस बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है, कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप लगा रहे हो तो यहाँ पे लिमिट मत लगाना, पूरा आंसर लेकर आओ उसके बाद लिमिट लगाओ, ठीक है। चलो अब क्या होगा यहाँ पे देखो, दिस इज 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन, याद करो फॉर्मूला है डायरेक्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स 10x, तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा। यहां पे गलती मत करना कि इंटीग्रेशन हो गया लिमिट लगा दो, नहीं, जब पूरा आंसर आ जाएगा तब लिमिट लगाते हैं, ठीक है। तो दिस इज 2 थीटा tan थीटा माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ 2 थीटा, तो 2 तो मैं ऐसे ही लेकर आ गई थी, कहां उसको अकेला रखते अपन, तो यहां लेकर आ गए अपन, ठीक है। थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1, तो 2 into 1 आपको मिला 2, तो यहां पे हमने लिख दिया 2, ओके। सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन मैम tan थीटा होता है, ब्रैकेट को ऐसे बंद किया और यहां लिखा d थीटा। बहुत मन करेगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाने का, लेकिन मत लगाना, क्यों? क्योंकि आप डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो, ठीक है। चलो सो 2 into tan थीटा 2 tan थीटा, राइट। तो ये ब्रैकेट का क्या ही मतलब है, हटा दो आप इसे, ठीक है, इसको हटा दिया। अब मुझे बताओ, क्या आप लोग इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा जानते हो क्या? ये माइनस का साइन था, मैंने 2 को बाहर लिख दिया। अब आपसे मैं सवाल पूछ रही हूँ, क्या आप tan थीटा का इंटीग्रेशन जानते हो? आप कहोगे मैम एक नहीं हम 2 फॉर्मूलेज जानते हैं, आप बताओ आपको कौन सा चाहिए। पहले तो आप मुझे दोनों बता दो, इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा क्या क्या होता है याद करो। मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा रही हूँ, दूसरा कौन सा फॉर्मूला है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। चलो आ जाओ। सो आई इज इक्वल टू 2 थीटा, दिस इज tan थीटा माइनस 2 log mod sec थीटा,
ठीक है, दूसरा इसका कौन सा आंसर है आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, मैं आंसर रीड करती हूँ। ठीक है, अब क्या करें अपन, अब यहाँ पे आप इंटीग्रेशन कर चुके हो, जब फाइनल पूरा इंटीग्रेशन हो जाता है उसके बाद ही लिमिट्स लगाई जाती है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। आप टुकड़ों में लिमिट्स ना लगाएं, जब पूरा आंसर आ जाए ना उसके बाद लिमिट लगाएं। ठीक है, इस बात को आप याद रखना। ओके, अब क्या करने वाले हैं अपन, मैम लिमिट रखने वाले थे, अच्छा ठीक है। सो लिमिट थी आपकी 0 से लेके π/4 तक। ठीक है, सबसे पहले रखो अपर लिमिट, फिर माइनस करना और फिर रखना लोअर लिमिट। चलो आ जाओ, इतना सॉल्व किया है तो अपन लिमिट भी रख लेते हैं। तो क्या मिलेगा आपको, i इज इक्वल टू, दिस इज 2, थीटा की जगह पे क्या π/4, राइट, tan थीटा की जगह पे π/4। अभी इस पूरे एक्सप्रेशन में आप लोग अपर लिमिट ही रख रहे हो। ठीक है, ऐसा मत करना कि यहाँ तक आपने π/4 रखा और यहाँ पे लोअर लिमिट रख दिया, ऐसी बहुत सी गलतियां होती है। ठीक है, याद रखो आप लोग, एकदम चीजों को ध्यान से समझ लो, क्या कि पहले इस पूरे एक्सप्रेशन में आप अपर लिमिट रखना, फिर माइनस करना और फिर इस पूरे एक्सप्रेशन में आप लोअर लिमिट रखना। ठीक है, चलो सो हम कहाँ थे, हम यहाँ पे थे। दिस इज -2 log mod sec थीटा की जगह पे क्या π/4। ओके, अपर लिमिट हुआ, फिर माइनस लोअर लिमिट। अच्छा, अब पता है क्या होता है ना, एक और गलती बताती हूँ मैं आप लोगों को, हम मोस्टली ना जो लिमिट में ये जो 0 होता है ना उसे इग्नोर करते हैं मोस्टली, ये गलती बता रही हूँ, करना नहीं है आपको। हम मोस्टली जब देखते हैं कि चलो ठीक है अपर लिमिट π/4 है, लोअर लिमिट 0 है, तो हो सकता है यहाँ पे जो आंसर आपको मिलेगा लोअर लिमिट रखने पे 0 ही मिले। ठीक है, आप ऐसा सोच लेते हो और उस 0 को इग्नोर कर देते हो, फिर आपका जो आंसर है ना वो आपको इग्नोर कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए जब आप लिमिट रखें ना तो एक एक लिमिट को अच्छे से रखो, चेक करो क्या सच में लोअर लिमिट पूरी 0 हो भी रही है या नहीं हो रही। ठीक है, जब ट्रिग्नोमेट्री आए खासकर तब ये गलती होती है, तो इसीलिए अपर लिमिट रख देना, फिर माइनस करके लोअर लिमिट भी रखो, चेक करो कितना आ रहा है। ओके, तो माइनस लोअर लिमिट क्या है, थीटा की जगह पे 0 रखो, तो ये तो 0 है, आपको एक 0 मिला, आपको लगेगा ये भी 0 ही आएगा, फिर आप क्वेश्चन को छोड़ दोगे इतने हिस्से में और फिर आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ। अब क्या, माइनस दिस इज 2 log mod sec 0। अच्छा, sec 0 क्या होता है, sec 0 क्या होता है याद नहीं है, कोई बात नहीं। cos 0 याद है, cos 0 क्या होता है, cos 0 1 होता है। sec क्या होता है, cos का रेसिप्रोकल। तो जब आपका यहाँ पे cos 0 1 है और sec 0 इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos 0, तो sec 0 भी कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो देखा ये पूरा जो टर्म था ना, ये पूरा टर्म अभी 0 नहीं हुआ, लेकिन मैम बाद में हो जाएगा। चलो ठीक है, लेकिन स्टिल आप चेक करोगे, आप स्टिल चेक करोगे, आपको सारी लिमिट्स डाल के चेक करनी है। ओके, तो क्या मिला आपको, इन सबको मैं हटा सकती हूँ, फाइनल आंसर की तरफ मैं जा रही हूँ। ध्यान से देखते चलना, एक एक स्टेप आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेप मार्किंग में ना फिर नंबर कटने लगते हैं अगर आप ऐसी गलती करते हो तो। चलो आ जाओ, अब फाइनल आंसर इधर लिख देते हैं अपन, i इज इक्वल टू कितना आ रहा है फाइनल आंसर, 2 1 2 2 4, तो π/2। ठीक है, 10 π/4 1 होता है, तो ठीक है 1 × π/2 देगा, तो हम 1 नहीं लिख रहे। फिर माइनस 2 log sec π/4 क्या होता है, sec π/4 याद नहीं है, कोई बात नहीं। cos π/4 याद है, cos π/4 1/√2। sec क्या होता है, cos का रेसिप्रोकल, तो 1/2 का रेसिप्रोकल आपको मिलेगा √2, तो आपने लिखा यहाँ पे √2। ठीक है, ठीक है, आगे आ जाओ। ये क्या हुआ, -0। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2 log 1, क्योंकि sec 0 1 होता है, log 1 क्या होता है, log 1 क्या होता है, 2 log आपको मिल रहा है 1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2 log sec 0 इज 1, तो 2 log 1 क्या होता है 0। ठीक है, चलो ये वाला जो टर्म था आपका गायब हो गया, कोई बात नहीं। तो आपका जो आंसर आ रहा है ना वो ऐसा आ रहा है। अगर ऐसा आंसर नहीं भी आता तो सुनो, हो सकता है ऐसा कुछ किया हो बुक ने, π/2 -2 log इस √2 को 2 की पावर हाफ बना दिया हो, ऐसा भी कर सकते हैं वो लोग। लेकिन अगर आप यहाँ पे भी रुकेंगे तो भी आपका आंसर सही है, गलत नहीं है, आप इतने में ही रुक जाओ और क्वेश्चन को करो खत्म। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आप क्या क्या सीखे, दिस इज द फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन से आप क्या क्या सीखे, इस क्वेश्चन में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज देखा,
हमने ये देखा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड जब अप्लाई करते हैं तो लिमिट्स बदल जाती है। लिमिट्स बदल गई, थीटा के टर्म्स में आ गया, थीटा के टर्म्स में हमने अपने क्वेश्चन को इंटीग्रेट किया और थीटा वाली लिमिट्स ही रखी। स्टार्टिंग में हमें लिमिट x की गिवन थी, हम उनसे बात नहीं करेंगे, थीटा की हमने लिमिट बना ली है और थीटा वाली लिमिट्स ही सब्स्टिट्यूट किया है। ओके, इसके बाद आप एक और चीज याद रखो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब आप पूरा सॉल्व कर लेते हो उसके बाद ही लिमिट रखते हैं। आप यहाँ पे ऐसे टुकड़ों में लिमिट्स को नहीं रखते, जब पूरा फाइनल आंसर आता है तभी लिमिट रखते हो। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके चलो, तो इस क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, बुक ने आपको एक हिंट दी है कि x प्लस 2 को आप t स्क्वायर रख लेना। क्वेश्चन क्या है मैम? क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि इंटीग्रेट करो i इज इक्वल टू 0 से 2 x अंडर रूट, क्या लिखा है, x प्लस 2। ओके, इसे आपको इंटीग्रेट करना है, ये आपका क्वेश्चन है। अब बुक ने आपको क्या हिंट दिया है कि जो अंडर रूट के अंदर लिखा है एक्सप्रेशन, आप उसे टी स्क्वायर ले लो। फिर आप कहोगे मैम क्या विदाउट उसे टी स्क्वायर लिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते क्या? जैसे कि जब हमने इन टाइप के क्वेश्चंस को जब पहले पढ़ा था तब आपने बताया था कि अंडर रूट के अंदर जो कुछ लिखा है आप उसे टी ले लो। हाँ बिल्कुल, आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आपको बुक की हिंट नहीं चाहिए तो आप अपने तरीके से जैसे अभी तक सॉल्व करते आ रहे थे वैसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कैसे? आप लोग यहाँ पे लेट कीजिए कि x प्लस 2 इज इक्वल टू टी, ऐसे ही पढ़ा था अपन ने, राइट? डिफरेंशिएट करो दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, और यहां से x की वैल्यू निकाल लेना। x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू यहां से t माइनस 2 आ जाएगी। ओके, और अब अपने इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन कर लो और आसानी से इंटीग्रेट कर लो। अच्छा, अब एक सवाल आपके दिमाग में आएगा, क्या इस क्वेश्चन को डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे क्या? कैसे करते डायरेक्ट इंटीग्रेट? डायरेक्ट इंटीग्रेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं था, इसीलिए आपने जो रूट के अंदर एक्सप्रेशन था उसे टी ले लिया। ओके, आप चाहो तो टी स्क्वायर से भी सॉल्व कर सकते हो और जैसा आपने सीखा है आप उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। x प्लस 2 को टी ले लो, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x और चीजों को यहाँ पे रिप्लेस करो। जब आप चीजों को यहाँ रिप्लेस करेंगे तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इस x की जगह पे हम क्या रख देंगे? t माइनस 2 रख देंगे और अंडर रूट x प्लस 2 की जगह पे क्या रख देंगे? t रख देंगे और dx की जगह पे हम रख देंगे dt। फिर आप जानते हो इंटीग्रेशन में हमें स्क्वायर रूट देखने की आदत नहीं है, तो हम इस स्क्वायर रूट को यहाँ से हटाएंगे और t टू द पावर हाफ लिख देंगे। ओके, अब आपने एक चीज नोटिस किया होगा, क्या? कि मैंने देखो लिमिट्स नहीं लगाई और आपको भी ऐसा ही काम करना है। जब आप सब्स्टिट्यूशन करते रहेंगे यहाँ पे तो लिमिट्स मत लगाना। क्यों? क्योंकि लिमिट्स अब चेंज हो जाएगी, आपको चेंज वाली लिमिट लगानी है। आपको जो क्वेश्चन में लिमिट गिवन है वो लिमिट आपकी x की है। ओके, अब आपने अपने क्वेश्चन को t के टर्म्स में चेंज किया है तो लिमिट भी आप t वाली लगाओगे। ओके, तो कैसे लगाएंगे? तो जहां पे आप सब्स्टिट्यूशन करते थे ना उसे आप बॉक्स में रखो और यहीं से आपको t की लिमिट्स पता चल जाएंगी। ठीक है, तो इसे बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहले x की लोअर लिमिट क्या थी? 0। तो जब आप x की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो आपको t क्या मिलेगा? तब आपको t मिल जाएगा 2। मतलब अपनी अब लोअर लिमिट क्या बन चुकी है? 2 बन चुकी है। ओके, फिर इसी को देखो, इसकी अपर लिमिट क्या थी? 2। मतलब जब x की वैल्यू 2 थी तो आपको जो नई अपर लिमिट मिलेगी t के टर्म्स में वो क्या मिलेगी? यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट करो तो 2 प्लस 2 कितना हो रहा है? 4। तो जो आपको नई अपर लिमिट मिल रही है दैट इज 4। तो क्वेश्चन आपका 2 से 4 की तरफ जा रहा है और अब इसे इंटीग्रेट करना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा लेंगे। ठीक है, तो i इज इक्वल टू 2 से 4 करना है इंटीग्रेट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाओ तो ये t की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर हाफ और ये रहा आपका dt। ठीक है, लिमिट्स एक बार चेक कर लो चाहो तो आप लोग, 2 and 2 + 2 4। ठीक है, 2 से 4 आपका लिमिट जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आपने इस तरीके से अपना t के टर्म्स में चेंज कर लिया, आपने लिमिट को भी t के टर्म्स में लेकर आ गए और अब इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना मुश्किल नहीं है। आप x टू दी पावर n वाले फॉर्मूले से इसे इंटीग्रेट कर दोगे, इस क्वेश्चन को खत्म कर दोगे। अब मैं आपको इसके आगे का हिंट दे रही हूँ, इंटीग्रेट कैसे करना है x की पावर n वाले मेथड से। और उसके बाद जब एक बार आपका ये क्वेश्चन इंटीग्रेट हो गया तो आपको t के टर्म्स में ही आंसर मिलेगा।
टी के टर्म्स में आपको आंसर मिलेगा, राइट। और उस टी के टर्म्स में आंसर जो भी आएगा, मुझे नहीं पता क्या आ रहा है, जो भी आपका आंसर आएगा इसे इंटीग्रेट करने के बाद आप अपनी लिमिट्स ये टी वाली ही सब्स्टिट्यूट करना 2 से 4। टी के टर्म्स में आंसर आने दो, जैसा जो भी आंसर आया इंटीग्रेट करके उसके बाद इन्हीं लिमिट्स को डालना। आप यहाँ पे दोबारा टी को रिप्लेस नहीं करना एक्स के टर्म्स में। आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या सीखा है कि हमें जो भी क्वेश्चन गिवन था, सपोज क्वेश्चन एक्स के टर्म्स में गिवन था, तो वो एक्स की लिमिट्स ही लेके चल रहा था, ठीक है। हम अपने इस क्वेश्चन को टी के टर्म्स में बदल लेते हैं और अब अपनी नई लिमिट्स टी वाली ही लगाते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद हम दोबारा यहाँ पीछे नहीं जाते, अपने क्वेश्चन को एक बार टी के टर्म्स में बना लिया, टी के टर्म्स में इंटीग्रेट कर लिया, तो टी वाली लिमिट्स ही सब्स्टिट्यूट करते हैं। वो कौन है? 2 से 4, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग सॉल्व करके मुझे बताना कितना आंसर आया। तो यहाँ से आपका होमवर्क है इस क्वेश्चन में, ठीक है। आई होप सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका क्लियर होता चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 पे एक स्टार लगाओ, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसे हम? सी, डेफिनेट इंटीग्रल है। आप सबसे पहले इसे i इज इक्वल टू 0 से π/2 इस तरीके से अपने क्वेश्चन को बना लो। क्वेश्चन क्या गिवन है? sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। ये क्वेश्चन समझो आपके पेपर में आया, ठीक है। तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या नोटिस कर रहे हो? मैम सबसे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्री नजर आ रही है और साथ ही साथ हमें ये दिखाई दे रहा है कि डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। ओके, तो क्या इस क्वेश्चन को आप इंटीग्रेट करना जानते हो? क्या आप इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट कर सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे ना फंक्शन है और फंक्शन का डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है। हम आसानी से इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से फिनिश कर सकते हैं, है ना। तो आप एक काम करो इस क्वेश्चन में आप सपोज करो, लेट करो कि cos x को आप ले रहे हो t, ठीक है। cos x को अगर t लिया, इसे डिफरेंशिएट करो तो आपको माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt मिलेगा। और माइनस तो एक कांस्टेंट है, कोई परेशानी की बात नहीं है, इसको आप इसे दे देंगे, ठीक है। तो आसानी से आपका जो क्वेश्चन है इस फॉर्मेट में बदल गया। i इज इक्वल टू, नोटिस करना मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन x dx की वैल्यू माइनस dt बन चुकी है, ओके, डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x की वैल्यू क्या थी? t, तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर बन चुका है। अब आपका क्वेश्चन जो पहले इस फॉर्मेट का था वो अब इस पैटर्न में बदल गया है और इसे आप बहुत ज्यादा आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है मैम। ये सब तो हम समझ गए, लेकिन अब ना हमें एक डाउट हो रहा है। हो सकता है आप लोगों को ये डाउट हो कि यहाँ पे हमने सिर्फ cos x को क्यों t लिया। हो सकता है आप चाहो कि 1 प्लस cos स्क्वायर x को मैम t लेते तो क्या कोई प्रॉब्लम हो जाती? क्या ऐसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते थे? तो सुनो, अगर हम 1 प्लस cos स्क्वायर x को t लेते तो जरा एक बार डिफरेंशिएट करके चेक करो। अगर मैं इस पूरे को फंक्शन मानूंगी तो क्या मुझे सच में इसका डिफरेंशिएशन करके न्यूमरेटर मिलेगा? चेक कर लो आप लोग। 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 मिल गया, नो डाउट। cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन आपको क्या मिलता? 2 cos x और फिर आपको माइनस साइन x मिलता, सही बात है ना। और आपके पास यहाँ पे क्या है? आपके पास यहाँ पे साइन x है। तो आप ऐसे फंक्शन को फंक्शन लोगे जिसका डेरिवेटिव सच में वहां प्रेजेंट हो और वो पूरी तरीके से गायब हो जाए। तो ये डेरिवेटिव तो यहाँ पे था ही नहीं, तो हम क्यों इसे लेंगे? हम क्या लेंगे? फंक्शन को, cos x को लेंगे। cos x आपका फंक्शन होगा और फिर आपका डेरिवेटिव sin x dx बन जाएगा और वो वहां से चला जाएगा। आई होप ये बातें क्लियर है, ठीक है। हमने किसको सब्स्टिट्यूशन किया है? हमने cos x को t लिया है, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे डाउट ना आते रहते हैं कि क्या इसको लेते तो क्या प्रॉब्लम हो जाता। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो। ऐसे अगर डाउट आपको आते हैं ना तो आप लेके देखा करो, ठीक है। आपका मन कर रहा है ना 1 प्लस cos स्क्वायर x को t लेने का, तो आप लेके देखो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्यों नहीं ले रहे, ठीक है। तो इसलिए हमने cos x को t लिया, sin x dx चला गया। अब देखो हमने लिमिट्स नहीं लगाई, है ना, लिमिट्स नहीं लगाई। मैंने अपने क्वेश्चन को t के टर्म्स में लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिमिट्स नहीं लगाई। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि लिमिट्स मुझे पहले फाइंड करनी पड़ेगी, राइट। ये जो क्वेश्चन ने हमें लिमिट दी है, ये लिमिट तो आपकी x वाली है।
अब आपका क्वेश्चन किस में बन गया है, टी के टर्म्स में, तो टी की लिमिट्स आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो टी की लिमिट्स फाइंड करने के लिए हम जाएंगे इस सपोज के पास, ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखेंगे, तो cos 0 क्या होता है 1, तो आपकी जो लोअर लिमिट है t के टर्म्स में वो क्या आ रही है 1, तो यहाँ पे लोअर लिमिट है आपकी 1। ओके, इसके बाद हम इससे पूछेंगे अपर लिमिट रखेंगे। अपर लिमिट क्या है, x इक्वल टू पाई बाई 2। अगर मैं x की वैल्यू पाई बाई 2 यहाँ रखूं तो मुझे t क्या मिलेगा, cos पाई बाई 2। cos पाई बाई 2 क्या होता है 0, तो t मुझे मिल रहा है 0, तो इसका मतलब जो मेरी अपर लिमिट बन रही है दैट इज 0, ठीक है। इसीलिए जैसे ही आपने अपने क्वेश्चन को t के टर्म्स में चेंज किया तो बहुत जल्दी में आप लिमिट मत लगाया करो, लिमिट आपको क्योंकि फाइंड करनी पड़ेगी, आप लगा ही नहीं सकते बिना फाइंड किए। ओके, चलो अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे लिमिट्स हमने फाइंड कर लिया, और क्या आपने एक चीज नोटिस किया, यहाँ पे लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट आपकी क्या है 0 है, तो ऐसा भी हो सकता है कि लोअर लिमिट आपको बड़ी दिखे और अपर लिमिट आपको छोटी दिखे, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। ऐसा कोई रूल नहीं होता कि अपर लिमिट ही बड़ी होनी चाहिए, लोअर लिमिट छोटी होनी चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं होता, ठीक है। चलो अब जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कोई फॉर्मूला है क्या आपके पास, क्या आप इसका इंटीग्रेशन जानते हो? यस मैम, क्या है, हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x होता है, तो ठीक है लगा दो फॉर्मूला यहाँ पे। इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस का साइन बाहर एज इट इज रखें आप लोग, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस टी स्क्वायर क्या होगा, ये बनेगा आपका tan इनवर्स t, और आप इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं 1 से 0 तक, ठीक है। अपर लिमिट रखो पहले आप लोग, अपर लिमिट रखो, सो i इज इक्वल टू, माइनस का साइन लगा लेना क्योंकि ऑलरेडी है, ब्रैकेट बनाए, इसके बाद tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1। ओके जी, tan इनवर्स 0 क्या होता है 0 होता है, तो ये तो पूरी क्वांटिटी आपकी 0 बन गई, ठीक है, दिस इज 0 माइनस tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 क्या होता है पाई बाई 4, तो माइनस का साइन है आगे, तो ये मिलेगा आपको माइनस पाई बाई 4, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो i हमें कितना मिल रहा है पाई बाई 4 मिल रहा है, और ये क्वेश्चन होता है खत्म, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है, किस तरीके से हमने इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू सॉल्व किया और इसे खत्म किया, ठीक है। आगे चल सकते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं था, आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प ली, चीजों को यहाँ चेंज किया, cos x को आपने t लिया था, फंक्शन पूरा t के टर्म्स में बना, लिमिट आप डेफिनेटली चेंज कर लेना, t के टर्म्स में आंसर आ गया, दोबारा पीछे मुड़ के नहीं देखना, यहाँ पे t की वैल्यू आप नहीं रखेंगे, t के टर्म्स में आंसर आया, खुश हो जाओ और t वाली ही लिमिट्स यहाँ पे लगा दो, काम खत्म, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। चलो अभी ये क्वेश्चन ना अभी आगे एक और बार आएगा, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का इंटीग्रेशन पॉसिबल है क्या, बिल्कुल पॉसिबल है। किस पैटर्न का क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है ना 1 क्वाड्रेटिक टाइप का है मैम, और 1 क्वाड्रेटिक में हमने 3 फॉर्मूलेस पढ़े हैं, एक है आपका 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। पढ़े हैं आपने ये 3 फॉर्मूलेस, याद है आपको, याद है? अगर याद है तो अभी अपनी कॉपी में इन तीनों का आंसर लिखो, और याद नहीं है तो अभी याद करो, अभी भी टाइम है आपके पास, बिल्कुल याद कर सकते हो और जल्दी से याद कर लो, ठीक है। चलो सो आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन हमें गिवन है ना ये 1 क्वाड्रेटिक टाइप का है, और 1 क्वाड्रेटिक के अभी मैंने 3 पैटर्न्स लिखे, और उन 3 पैटर्न में हमने एक चीज देखी थी कि सबके पास या तो x स्क्वायर है या तो a स्क्वायर है, लेकिन x नाम का कोई भी वेरिएबल नहीं था। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या हो गई कि x नाम का वेरिएबल आ गया। तो आप जानते हो कि जब आपको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप क्या करते हो, उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के थ्रू उस x को वहां से गायब करते हो। ये पूरी एक्सरसाइज हमने 7.4 में सॉल्व की है, तो अगर इस क्वेश्चन को देख के आपको ये सारी चीजें क्लिक हुई हैं तो अपने आप को अभी के अभी वेरी गुड कह दो, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। सो जितनी बातें हमने डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। दिस इज 0 से 2 लिमिट है, नो प्रॉब्लम, ये लिखा है dx। अब हमेशा याद रखो चीजों को अरेंज करके लिखा जाता है ना।
डिग्री वाइज आप अरेंज करते हो, तो सबसे पहले आप लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आप लिखेंगे प्लस एक्स, फिर आप लिखेंगे प्लस 4। ठीक है, अब ये जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपको लगाना है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि आपको x को करना है गायब। क्यों करना है मैम x को गायब? क्योंकि देखो आप ही ने तो बताया अभी मुझे कि 3 फॉर्मूलेज हम जानते हैं, और आई होप आपने इनके आंसर अपनी कॉपी में भी लिख लिया है। ठीक है, ये 3 फॉर्मूलेज हम जानते हैं, राइट। इन तीनों फॉर्मूलेज में कहीं पर भी x नहीं है, या तो x स्क्वायर है या तो a स्क्वायर है। तो इस x का क्या करें? इस x को गायब करना पड़ेगा। कैसे गायब कर सकते हैं? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के थ्रू। ठीक है, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना पड़ेगा। अभी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या कहता है मैम? ऐसा आप मुझसे नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि आपने 7.4 और 7.7 पढ़ा है, लेकिन अगर स्टिल भूल गए हो तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ फिर से रिवाइज करते हैं। जितनी बार हमें रिवीजन करने का मौका मिलेगा हम बार बार रिवाइज करेंगे, सो दैट पेपर में हम एकदम अच्छे तरीके से सारी चीजें ध्यान में रखें और पेपर अच्छा देकर आए। ठीक है, तो एक बार फिर से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को रिकॉल कर लेते हैं। क्या कहता है वो मेथड कि कभी भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और नहीं हो सकता, -1 भी नहीं चलेगा। यहाँ पे क्या है? माइनस एक्स स्क्वायर नहीं चलेगा, माइनस के साइन को कॉमन लो। कहां से कॉमन लोगे? यहां लिखे हर एक टर्म से आप माइनस का साइन कॉमन लेंगे। तो आ जाओ जरा माइनस का साइन कॉमन ले ले। तो -0 से 2, फिर आपने लिखा dx डिवाइडेड बाय, माइनस को कॉमन ले लो तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, और वो माइनस मैंने कॉमन लेके यहां लगा दिया। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी? देखो देखो बहुत ध्यान से देखो, पूरा माइनस कॉमन लिया मैंने, यहां लिखने की जगह मैंने वहां ऊपर लिख दिया। बाद में इससे बात करेंगे। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं? इग्नोर कर रहे हैं माइनस को। ठीक है, लेकिन बाद में ले लेना वरना आंसर गलत हो जाएगा। ओके, अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या कहता है? एक बार जब आपने एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को +1 बना लिया, फिर आप जाते हैं x के पास। x को देखो, x का कोएफिशिएंट क्या है? विदाउट साइन, हमें साइन से मतलब नहीं है, सिर्फ x के आगे क्या लिखा है? x के आगे मैम यहाँ तो 1 लिखा है। अच्छा, तो जो भी x का कोएफिशिएंट है उसमें हमेशा किया जाता है हाफ का मल्टीप्लिकेशन। तो आपने हाफ का मल्टीप्लिकेशन किया, आपको हाफ मिल गया। बहुत अच्छी बात है। फिर क्या होता है? फिर आप सुनते चलो आगे धीरे धीरे कहानी पूरी। सो I इज इक्वल टू -0 से 2, अभी इनसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखे रहने दो इनको एज इट इज। दिस इज dx अपॉन x। ठीक है, अब मैं इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर बना रही हूँ, राइट। तो दिस इज x, लिखा मैंने x को। फिर यहाँ पे जो भी साइन आता है, जो भी साइन आता है वो साइन आप वहां बनाते हो। तो यहाँ माइनस का साइन है तो आप माइनस का साइन बनाएंगे। उसके बाद x का जो कोएफिशिएंट था उसमें जो आपने हाफ का मल्टीप्लिकेशन किया है, उस हाफ को आप यहां लिखो। ठीक है, x के कोएफिशिएंट में आपने जिसका मल्टीप्लिकेशन किया है उस नंबर को वहां लिख दो। ठीक है मैम, फिर स्क्वायर लगा दो, इसके ऊपर क्या लगा दो? स्क्वायर। इतना काम हो गया। अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अब क्या लिखा है यहाँ पे? -4, राइट। तो इस -4 को आप एज इट इज कॉपी करो। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, आपको करना है सब्ट्रैक्शन हमेशा। चाहे यहां माइनस बने चाहे यहां प्लस बने, आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्शन। लेकिन क्या इसमें ये जो नंबर लिखा है ना हाफ, इसका स्क्वायर, इसके स्क्वायर को करना है आपको सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको सब्ट्रैक्शन करने के बाद? आपको मिला I इज इक्वल टू माइनस, अभी हम इसे इग्नोर कर रहे हैं लेकिन अभी इसका काम लेने वाले हैं अपन। सो 0 से 2, दिस इज dx डिवाइडेड बाय, दिस इज x माइनस हाफ का स्क्वायर, राइट। एलसीएम लो, कितना आ रहा है? -17/4। ओके, अब क्या करें? अब इस माइनस को बहुत इग्नोर कर लिया, अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो अंदर। तो जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमें मिलेगा I इज इक्वल टू 0 से 2 dx अपॉन 17/4 माइनस x माइनस हाफ का स्क्वायर। क्या कर दिया मैम आपने? देखो, माइनस का मल्टीप्लिकेशन किया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। हमें हमेशा सबसे पहले क्या देखने की आदत है? पॉजिटिव। तो इसलिए मैंने 17/4 पहले लिखा और इसे बाद में लिख दिया। ठीक है, सब ठीक चल रहा है यहाँ तक? बिल्कुल ठीक है मैम। अब क्या करोगे आप? अब सुनो, अब सुनो, अब क्या करेंगे हम? इसे लिखेंगे I इज इक्वल टू 0 से 2 dx अपॉन 17 को हम लिखेंगे √17 और 4 को लिखेंगे 2 और इस पूरे का लगा देंगे स्क्वायर, राइट। फिर माइनस x माइनस हाफ का स्क्वायर।
ठीक है, अब आपको पता है ये काम क्यों किया मैंने, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर बनना चाहिए। तो a क्या है आपका √17/2, इसका स्क्वायर करोगे तो 17/4 मिल जाएगा। तो इस पैटर्न में हमने अपने क्वेश्चन को कर दिया है ब्रेक। अब आपको लगाना है इसका फॉर्मूला, इंटीग्रेशन हो जाएगा और फिर आप बस लिमिट रख देना, काम आपका खत्म। ठीक है, अब इसके आगे क्या आंसर आने वाला है ये आपका होमवर्क है। मैंने आपको पूरी हिंट दे दी है, अच्छे से इंटीग्रेट करना, अच्छे से लिमिट रखना, आपको आंसर मिल ही जाएगा। राइट, चल सकते हैं आगे। आगे इसका आंसर चाहिए मुझे, इसका आंसर मुझे डेफिनेटली चाहिए कि बता ही दूं। चलो एक काम करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर होता क्या है, 1/2a लॉग मॉड a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स, यही आंसर है ना। चलो अगर आपने भी यही आंसर बोला था अपने मन में तो अच्छी बात है, अदरवाइज याद करो उसे। तो लगाते हैं फॉर्मूले को। सो क्या मिलेगा आपको, 1/2a, a क्या है आपका √17/2, 1/2a, इसके बाद लॉग मॉड a प्लस एक्स, इन दोनों को ऐड करना है। सो √17/2a प्लस एक्स, एक्स क्या है x माइनस हाफ, डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स, तो √17/2 माइनस एक्स, तो माइनस एक्स और माइनस माइनस क्या, प्लस हाफ। राइट, ये इसका इंटीग्रेशन हुआ। यहाँ पे हम बना देते हैं लिमिट का भी साइन, उसे मत भूल जाना वरना आधा क्वेश्चन ही कर दोगे आप लोग। ठीक है, तो दिस इज 0 से 2 इंटीग्रेशन की लिमिट। राइट, फॉर्मूलेज में बस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जस्ट मैंने आपको अभी बताया। ओके, अब क्या करें, लिमिट रखते हैं। चलो लिमिट रखते हैं और आंसर देखते हैं क्या आने वाला है। आ जाओ। सो I इज इक्वल टू, ये 2 से 2 चला जाएगा, आपके पास सिर्फ 1/√17 बचेगा। ठीक है मैम, फिर अब इसमें क्या लिमिट लगाऊंगे, ये तो कांस्टेंट है ना, तो यहाँ पे बना देती हूँ लिमिट का साइन, ये ब्रैकेट। ओके, दिस इज लॉग मॉड 17/2 माइनस हाफ। अब ये क्या होता है, कुछ भी नहीं, तो इसको आप लोग √17 माइनस 1/2 इस तरीके से लिख लो और इसे आप प्लस एक्स करके लिख लो, डिवाइडेड बाय, इन दोनों को भी अब वही काम करेंगे, √17 प्लस 1/2 माइनस एक्स, और ये रही आपकी लिमिट्स 0 से 2। अब चलो लिमिट रखें, लिमिट रखो। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है लेकिन आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा आंसर। ठीक है, आ जाओ। सो I इज इक्वल टू 1/√17, ब्रैकेट बना लो, सबसे पहले अपर लिमिट रख लो, तो लॉग मॉड x की जगह पे 2। ठीक है, चलो रख देते हैं। क्या आ रहा है, √17 माइनस 1/2, x की जगह पे रखा 2, डिवाइडेड बाय √17 प्लस 1/2, x की जगह पे रखा 2। तो अभी तो सिर्फ अपर लिमिट ही रखी है मैम, लोअर लिमिट भी रखना है। चलो ठीक है, रख लेते हैं। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इस पूरे फंक्शन को कॉपी करेंगे और x की जगह पे 0 रखेंगे। चलो आ जाओ। सो माइनस लॉग मॉड, एज इट इज करें कॉपी, तो √17 माइनस ½ x की जगह पे 0, यहाँ पे भी 0, तो क्यों रखे 0, ऐसे ही लिखो आप लोग। सो दिस इज √17 प्लस 1/2, काम होता है खत्म। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम ले लो, और क्या कर सकते हैं अपन, एलसीएम ले लें क्या इसमें, चलो आओ एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करो, इधर ही एलसीएम ले लो आप लोग, इधर ही एलसीएम ले लो। क्या आएगा, 2 2 4, -1 प्लस 4 क्या मिलेगा आपको, -1 प्लस 4 प्लस 3, राइट। तो मैं इसको ऐसे लिख लूं, सही बात। इधर भी ले लो एलसीएम, 2 2 4 +1 -4 +1 -4 कितना, -3। तो यहाँ मिल जाएगा हमें, यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, √17 -3 डिवाइडेड बाई 2। अब क्या करो, अब सुनो, इस 2 से इस 2 को हटा दो। ठीक है, हटाया, इधर से भी हटाओ, यहाँ पे भी इस 2 को इस 2 से आप हटा दें और इस तरीके से आप अपने आंसर को यहीं रोक लें। हो सकता है बुक में ये आंसर नहीं हो क्योंकि उन लोगों ने और भी ज्यादा सॉल्व किया हो। जब भी रूट दिखता है तो रैशनलाइज किया जाता है, आप यहाँ पे इसे रैशनलाइज कर लो, इसे रैशनलाइज कर लो, और फिर आगे जितना आप आगे बढ़ सकते हो इसके आंसर में उतना बढ़ लो, अदरवाइज यहाँ पे भी रुकोगे। ठीक है,
ठीक है, चाहो तो रैशनलाइज कर लेना इस क्वेश्चन को। ओके, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपन। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, राइट? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो और उसे बनाते हैं अपन। सो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 तो क्वेश्चन नंबर 6 से भी ज्यादा इजी है। आपने जो काम क्वेश्चन 6 में किया था वही काम क्वेश्चन 7 में करना है। आपको एक्सप्रेशन दिख रही है 1/क्वाड्रेटिक टाइप की, और आपने 1/क्वाड्रेटिक में 3 पैटर्न्स पढ़े हैं, तो उन 3 पैटर्न्स में आप इस क्वेश्चन को चेंज करोगे। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे प्रॉब्लम है कि ये x वाला टर्म क्यों आ गया। काश ये x वाला टर्म नहीं होता तो हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड नहीं लगाना पड़ता, लेकिन कोई बात नहीं, x वाला टर्म आया है, उसे गायब करना पड़ेगा। उसे आप गायब करेंगे यूजिंग द मेथड कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर के थ्रू आप इस x को गायब करेंगे, और जो आपने 1/क्वाड्रेटिक में जो 3 पैटर्न्स पढ़े हैं विदाउट अंडर रूट वाले, उन 3 पैटर्न्स में आप अपने इस क्वेश्चन को चेंज कर लेना जैसा आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, राइट? और फिर आप उसे इंटीग्रेट करके फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 से क्यों इजी है? क्योंकि यहाँ तो आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ तो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है अपने आप ही +1 दे रखा है, ठीक है? तो जस्ट आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाओ, चेंज करो इसे, उन तीनों में से किसी भी एक पैटर्न में चेंज होगा। फॉर्मूला डायरेक्ट इंटीग्रेशन का है, और फिर लिमिट लगा के इसे सॉल्व कर लेना, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 7 ये आपका होमवर्क है, पूरा क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं और आप इसे सॉल्व बिल्कुल करेंगे, राइट? चलो आ जाओ, डाउट रहेगा तो क्वेश्चन नंबर लिख के डाउट लिख देना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इस पे स्टार लगा लो। 7.10 एक्सरसाइज में मैंने अभी तक आपको 2-3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बताए हैं, ठीक है? तो वो तीनों क्वेश्चन पे स्टार लगाओ, एग्जाम टाइम पे आपको वो तीनों क्वेश्चंस देखने ही हैं, राइट? चलो आ जाओ। अब इसमें ऐसा क्या है मैम, लेकिन इस क्वेश्चन को देख के ना आपको कोई फॉर्मूला याद आएगा। याद करो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में एक रिजल्ट हमने पढ़ा था। क्या था वो रिजल्ट? e⁻x f(x) प्लस f'(x). क्या आपको ये वाला पैटर्न, ये वाला इंटीग्रेशन का पैटर्न याद आ रहा है इस क्वेश्चन को देख के? बताओ, सीक्वेंस में हम पढ़ते चल रहे हैं तो ये पैटर्न हमने पढ़ा है, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। अगर इस क्वेश्चन को जस्ट आपने देखा और देखते से ही आपको ये पैटर्न नजर आया है तो अपने आप को वेरी गुड कह दो, आप लोग बिल्कुल सही चल रहे हो, राइट? और अगर ये पैटर्न नजर नहीं आया तो अभी आपको नजर आ जाएगा, ठीक है? चलो आओ, कैसे मैम? लेकिन यहाँ तो प्रॉब्लम है, याद करो क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे मैम? ये प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन में e⁻2x है, राइट? और आपने जब हमें ये पैटर्न पढ़ाया था तब क्या कहा था कि e⁻x ही हो सकता है, e⁻2x में आप ये पैटर्न नहीं लगाओगे। सही बात है, बिल्कुल नहीं लगा सकते। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प लेंगे और इस क्वेश्चन को ना इस पैटर्न में बनाने की कोशिश करेंगे। अगर ये इस पैटर्न का बन गया तो कितना अच्छा रहेगा, हम आसानी से इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि हमें पता है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। इसके इंटीग्रेशन में हमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, हमारे पास एक रिजल्ट होता है क्या, कि इसका इंटीग्रेशन e⁻x f(x) प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये होता है। याद आया रिजल्ट, राइट? चलो ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख के थोड़ी सी आपको इसकी याद आ गई। अब हमें इस पैटर्न में इसे ब्रेक करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे प्रॉब्लम है ये e⁻2x क्या कर रहा है। कितना अच्छा होता ना ये e⁻x होता, फिर ये फंक्शन हो जाता और ये f'(x) हो जाता। अभी तो हमें ये भी श्योरिटी नहीं है, अभी तो हम ये भी श्योर नहीं है कि ये फंक्शन और ये इसका डेरिवेटिव है भी या नहीं, राइट? जस्ट इस क्वेश्चन को देखा और ये पैटर्न बस नजर आ गया, राइट? ऐसा अगर हुआ है ना तो चलो इसे बनाने की कोशिश करते हैं। क्या सच में हम इस क्वेश्चन को इस पैटर्न जैसा बना भी सकते हैं या नहीं, या फिर हम कुछ और उपाय सोचेंगे इसे इंटीग्रेट करने का, राइट? चलो आ जाओ, सोचते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है? इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है 2x, राइट? यहाँ पे ये e⁻2x नहीं होना चाहिए था, इसे e⁻x होना था तो कोई समस्या नहीं होती। चलो ठीक है, आपको प्रॉब्लम पता चल गई। प्रॉब्लम क्या है? 2x ना, तो उस 2x को आप t ले लो। आप क्या करें यहाँ पे, आप यहाँ पे 2x को ना t ले लो और जरा इसे डिफरेंशिएट कर लो। इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करें आप, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 2dx इज इक्वल टू dt, ठीक है? और यहां से आपको dx कितना मिल जाएगा? dt/2 मिल जाएगा। इतनी बातें ठीक है?
अभी तो हम सिर्फ हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई कर रहे हैं, अभी तो अपन भी श्योर नहीं है कि सच में हम उसे उस पैटर्न का बना सकते हैं या नहीं। सी पेपर में ना क्वेश्चन करने में इसमें यही मजा है, आपको भी श्योरिटी है ही नहीं क्या करना है, बस ट्राई करो, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाओ, अगर लग गया मेथड वो तो फिर बहुत खुशी होगी, अदरवाइज कुछ और सोच लेंगे, राइट। चलो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो जब प्रैक्टिस करते हैं तब आपको बस अपने थिंकिंग प्रोसेस को बढ़ाना है, आपको बस सोचते रहना है कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो इससे जैसे आप क्वेश्चंस को देखने लगोगे धीरे धीरे आपको सारे क्वेश्चंस बनने लगेंगे। ओके चलो ठीक है, ट्राई करते हैं, देखते हैं वो बनता भी है या नहीं उस पैटर्न का। आ जाओ, अब क्या करें, देखो सुनो, अब मैं ना यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन बनाऊंगी, आप लोगों को पता है क्यों बनाया मैम, अब हमें बहुत अच्छे से पता है क्योंकि आपने ना यहाँ सब्स्टिट्यूशन किया है, और जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं हम तो लिमिट्स को हम चेंज कर देते हैं। आपके पास जो क्वेश्चन में लिमिट गिवन है वो x की लिमिट है, आप अपने क्वेश्चन को t के टर्म्स में बना रहे हो, तो यहाँ पे जो लिमिट्स आपको लगानी पड़ेगी पहले वो आपको फाइंड करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ t, इसीलिए बस आपने ये साइन बना दिया है। ठीक है, ये सारी बातें अगर आपने सच में बोली हैं तो वेरी गुड, आगे आ जाओ। अब क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन ब्रैकेट बनाओ 1/x, x की जगह पे हमें x नहीं चाहिए, हमें अपने क्वेश्चन को t के टर्म्स में बनाना है, तो एक काम करो यहाँ से ना आप x की वैल्यू फाइंड कर लो, है ना, कर सकते हैं ना अपन। x की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी आपको, t/2, तो यहाँ पे x की जगह पे हमने रख दिया t/2, फिर दिस इज माइनस, फिर 1/2 x², तो x² की वैल्यू भी यहीं से मिल जाएगी आपको, कितनी, t/2 का स्क्वायर, मतलब t²/4। ओके जी, और e⁻² 2x, 2x को क्या लिया है आपने t, तो 2x की जगह पे हमने t रखा और dx की जगह पे हमने dt/2 रखा। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही हैं, मैंने क्या क्या कर दिया यहाँ पे। मैंने सबसे पहले प्रॉब्लम को देखा और उसी प्रॉब्लम से मैं बातें करने लगी। प्रॉब्लम ने कहा कि तुम इस 2x को t ले लो तो शायद हम उस पैटर्न का बन जाए जो आप चाहते हो। आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो e⁻x f(x) प्लस f'(x) बनाना, यही आपका छोटा सा सपना है। क्यों ऐसा सपना देखा आपने, क्योंकि इसका आंसर बड़ा आसान होता है, क्या होता है, e⁻x f(x) प्लस c। ठीक है, तो सबसे पहले e⁻x होना था, यहाँ 2x था, तो हमने 2x को t लिया और क्वेश्चन को धीरे धीरे हम t के टर्म्स में चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ जहां जहां x लिखा है वो नहीं होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन को t के टर्म्स में बनाना है, तो जहां से आपने सपोज किया था वहीं से आप x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू क्या मिली, t/2, फिर यहाँ पे हर जगह x की जगह पे आप t/2 रख देना। ठीक है, अभी मैंने लिमिट्स नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मुझे फाइंड करना पड़ेगा, तो मैं थोड़ी सेकंड बाद लिमिट लगाऊंगी। अभी जरा मैं इसको अच्छे से अरेंज कर लूँ फिर लिमिट लगाती हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या मिलता जा रहा है, मुझे मिल रहा है i = इंटीग्रेशन, और ये 1/t/2 है तो ये घूम के ऊपर जाएगा, तो ये बना 2/t, राइट। 2 1 2 2 4, तो ये t²/2, ये भी घूम के ऊपर जाएगा, तो -2/t²। अच्छा, और ये बहुत ही सही जा रहा है अपना क्वेश्चन। देखो आप लोग एक मिनट, ये 1/t/2, ये ऊपर गया 2/t, 2 1 2 2 4, तो t²/2, ये गया तो 2/t²। इसके बाद e⁻t इंटू dt/2। एक काम करो, इस 2 को बाहर ले लो, है ना, और इस वाले 2 को भी यहाँ नीचे लेकर आ जाओ, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सही बात है ना, ये 2 और ये 2 चले गए, राइट। तो आपके पास i = इंटीग्रेशन e⁻t 1/t - 1/t²। इस पैटर्न में क्वेश्चन बदल गया, एंड दिस इज dt। ठीक है, एंड दिस इज dt। अब एक बात और सुनो आप लोग, अब मुझे लग रहा है डेफिनेटली मेरा ये क्वेश्चन ना इस पैटर्न का बदल गया है। बस एक बार मैं ये मेक श्योर कर लूँ कि ये फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है। अगर ये चीज़ एकदम सही साथ आ गई तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे लिमिट लगा दूंगी। ठीक है, क्योंकि फिर अपन एकदम सही कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो एक काम करो, चेक कर लेते हैं क्या सच में ये फंक्शन है। तो कैसे पता चलेगा, इसको डिफरेंशिएट करके देखो। अगर इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया तो ये फंक्शन है। तो 1/t का डिफरेंशिएशन करना है, तो आ जाओ जरा रफ वर्क में, यहाँ पे करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ 1/t। देखो भावनाओं में बह के log t मत लिख देना, वो इंटीग्रेशन होता है। 1/t का जो डिफरेंशिएशन है कैसे करेंगे आप लोग, d/dt, और t को ले जाएंगे ऊपर तो ये t की पावर -1 बनेगा।
x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे ये -1 जंप करके आगे आएगा और ये बनेगा t की पावर -2। अब किसी की पावर नेगेटिव है तो कहाँ अच्छी लगती है, पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव बनाओगे तो डिनोमिनेटर में लेकर आओगे, तो आपको क्या मिलेगा, -1/t²। और ये तो बहुत सही क्वेश्चन हो गया अपना, ठीक है, बहुत सही क्वेश्चन हो गया। आपने देख लिया डेफिनेटली ये फंक्शन है और डेफिनेटली ये इसका डेरिवेटिव है, तो और डेफिनेटली ये e की पावर t बन चुकी है, राइट। तो दिस इज फंक्शन और ये रहा आपका f'(x), राइट, माइनस के साइन के साथ ही आया, मतलब यहाँ पे अगर प्लस भी बनाओगे तो ये इसका माइनस हो गया। तो डेफिनेटली मेरा जो क्वेश्चन है इस पैटर्न का है। अब बस मुझे लिमिट लगानी है यहाँ पे, ठीक है। अभी हम कंफर्म हो गए ना, हम सही जा रहे हैं, इसीलिए अब हम लिमिट लगा देते हैं। सो लिमिट क्या बनेगी, लिमिट कैसे पता चलता है आपको, आपने जहां सब्स्टिट्यूशन किया है ना वहीं पे आपको रख के चेक करना पड़ता है। सो देखो अभी इन लोगों की x के टर्म्स में लोअर लिमिट क्या है, 1। तो आ जाओ, जब x इनका 1 था यहां सब्स्टिट्यूट करो तो आपको t क्या मिल रहा है, आपको t मिल रहा है 2। तो आपकी लोअर लिमिट क्या बन रही है, 2 बन रही है, सही बात, ओके। फिर जब इनका x 2 था अपर लिमिट में तो आपका t क्या बनेगा, 2 2 सा 4, ठीक है, 2 2 सा 4 ऐसे। तो यहाँ पे x कितना है, 2, तो आपका t कितना है, 4। तो लिमिट बनी आपकी 2 से 4, ठीक है। ये आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अभी कहाँ किया मैम, अभी तो लिमिट निकाली है, ठीक है, तो अभी हो गया सॉल्व। देखो आप लोग इस क्वेश्चन को पूरा इस पैटर्न का हमने बना लिया। अब इसका रिजल्ट आप लिख लो, ठीक है। रिजल्ट कितना आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा इसका e टू द पावर x f(x), मतलब e टू द पावर t, देखो देखो कैसे, e टू द पावर t f(x), आपका f(x) क्या है, 1/t। तो यहाँ पे लिख लो ऐसे e टू द पावर t अपॉन t, और यहाँ पे लगा लो आप लिमिट्स। लिमिट्स कहाँ से कहाँ है, 2 से 4। हमने अपने क्वेश्चन को पूरा t के टर्म्स में चेंज किया है, तो लिमिट भी हम t के टर्म्स वाली ही लगाएंगे, ओके। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। हमारे पास आंसर e की पावर t अपॉन t और लिमिट हमारे पास 2 से 4 आ गई थी, है ना। अब रखें वैल्यूज को अपन, सो i इज इक्वल टू, t की जगह पे 4 रखो आप लोग, राइट। तो e टू द पावर 4, t के जगह पे फिर से 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है, 2। तो आप लिखेंगे e की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब एक काम करो, एलसीएम ले लो या फिर कॉमन ले लो, जैसा ठीक लगे वैसा काम कर लो। तो एक काम कर लेते हैं अपन लोग, 1/2 को ना कॉमन ही ले लेते हैं। 1/2 को कॉमन ले लो और साथ ही साथ इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, e की पावर 2 कॉमन आ जाएगी। तो आपके पास यहाँ क्या बचा, e²/2 माइनस 1। हमने e²/2 कॉमन ले लिया, ये आंसर हमारे पास आ रहा है, ठीक है, सही बात है। हो सकता है ऐसा ही आंसर हो, वरना ने कुछ 1-2 स्टेप और आगे सॉल्व कर लिया होगा, बट उससे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ भी रुकोगे सही है। क्लियर है क्वेश्चन, एक बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था ये। इस पे आप 5, 6, 7, 8 स्टार लगा लो और इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, ठीक है। इसको 2 बार सुनना इस वीडियो को, अगर एक बार में समझ में आ गया तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ में आया तो एक और बार इस वीडियो को थोड़ा सा इतने पोर्शन को आप सुनना और फिर आप इसे अपने आप से ट्राई करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे सच में आप स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट है और पेपर में आने लायक क्वेश्चन है ये। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लो आप लोग। द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, इस इंटीग्रल की इनमें से क्या वैल्यू है ये आपको बताना है। और आप लोग ना इस एक्सरसाइज में, ये एक आई थिंक 4th या 5th क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस तरीके से आप इस इंटीग्रल की वैल्यू बताने वाले हो। तो देखो क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले, काम तो वो सारा ही है जो आप अभी तक सीख कर आए हो, राइट। यहाँ पे इंटीग्रेशन है तो आपको पता करना पड़ेगा सबसे पहले कि हम इसे इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एक बार जब आप इंटीग्रेट कर लोगे उसके बाद आप लिमिट्स तो लगा ही लोगे, राइट। लिमिट लगाने में तो ऐसा कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसे इंटीग्रेट करना। इसे आप कैसे इंटीग्रेट करोगे, किस मेथड को लगा सकते हो, क्या कर सकते हो। तो सुनो, एक काम करते हैं अपन, क्वेश्चन को देखो ध्यान से, बहुत अच्छे से देखो इस क्वेश्चन को। अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स सा एक क्वेश्चन है। x माइनस एक्स क्यूब उस पूरे की पावर 1/3 है, डिवीजन में x की पावर 4 आपको गिवन है ना। तो क्या करें,
कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि हम, जिससे ये जो क्वेश्चन है मेरा थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में हो जाए। तो आप कहोगे मैम क्या ही सब्स्टिट्यूट कर लेंगे अपन, क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? अगर मैंने एक्स क्यूब को सब्स्टिट्यूट किया तो भी कुछ ऐसा खास नहीं होने वाला, एक्स की पावर 4 को सब्स्टिट्यूट करूंगी तो भी क्या ही होगा। ऐसा अभी तो मैम इसमें कुछ नहीं हो सकता, थोड़ा मुश्किल है ये क्वेश्चन। तो ठीक है, तो एक काम करो, जब इस तरीके से आप फंस जाते हो ना, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, किस तरीके से आगे बढ़े, तो आप ना सिर्फ अपने इतने से एक्सप्रेशन को देखो, आप किसी से बात मत करो, बस आप इतने एक्सप्रेशन को देखो। क्या लिखा है, x माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 डिवाइड में है x की पावर 4। ये आपके पास फंक्शन है, ठीक है। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि ये जो ऐसा कॉम्प्लेक्स सा फंक्शन है ना, इसे थोड़ा हम इजी कर ले, थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में कर ले। तो क्या कर सकते हैं अपन, एक काम करो, आप एक काम करो, मुझे ना एक्स क्यूब दिख रहा है, एक्स की पावर 4 दिख रही है, बार बार ये दो नंबर नजर आ रहे हैं, तो कुछ ना इनके साथ ही करना है आपको, इनमें से ही कुछ कॉमन लेना है या कुछ इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन करना है, ऐसा कुछ लॉजिक यहाँ लगने वाला है। तो हम एक, और साथ ही साथ एक और चीज आप नोटिस करो, यहाँ पे पावर क्या है, 1/3 पावर है, ठीक है। तो जब अपने क्वेश्चन को देखते हो ना, तो आपको अपने आप चीजें क्लिक होने लगती हैं कि एक काम करते हैं अपन, न्यूमरेटर से ना x की पावर 3 को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि मुझे ये 1/3 दिखा, तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि अगर मैंने x की पावर 3 कॉमन लिया तो देखो ना, ये 1/3 इसके ऊपर भी आएगा, और हो सकता है क्वेश्चन वालों ने ये ऐसा हमें इसीलिए दिया है सो दैट हम 3 से 3 कैंसिल कर दें और अकेला x हमारे पास बचे। इस तरीके से आपके दिमाग को काम करना चाहिए क्वेश्चन को देख के, ठीक है। तो जब, क्योंकि कुछ ना कुछ पेपर में देने के पीछे ना लॉजिक होता है, ये 1/3 ही क्यों दिया है पावर, यहाँ पे x की पावर 3 क्यों दिया है, तो एक काम करते हैं अपन, x की पावर 3 को ही कॉमन लेके देख लेते हैं क्या होता है। नहीं हुआ इंटीग्रेट तो कुछ और करेंगे, कुछ और सब्स्टिट्यूशन सोचेंगे, ठीक है। पहले एक बार इससे सोच लेते हैं क्या कर सकते हैं। सो लिमिट से आपकी 1/3 से लेके 1 तक, ओके। अब क्या करो आप लोग, दिस इज 1/3 से 1 लिमिट, हमने कहा कि x की पावर 3 को कॉमन ले लो, लेकिन आप कहोगे मैम कहाँ से कॉमन ले लोगे आप, इसके पास तो x क्यूब है ही नहीं, ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन उसके पास x क्यूब है। पूछो कैसे, देखो x अकेला लिखा है तो 100% यहाँ x इंटू 1 हो सकता था, है ना, x इंटू 1 आपको x दे सकता था, राइट। तो जहां आपको कुछ नजर ना आए वहां पे 1 तो जरूर होता है। तो एक काम करो, यहाँ पे हम x लिखा है और x के बगल में 1 लिखा है, 1 को मैं x की पावर 3 अपॉन x की पावर 3 बोल सकती हूँ, और यहाँ पे क्या है, x की पावर 3, और ये न्यूमरेटर होता है बंद, और न्यूमरेटर की ही पावर है 1/3। उसके बाद डिनोमिनेटर में x की पावर 4 लिखा है और ये लिखा है आपका dx। क्लियर है ये बातें यहाँ तक, ओके। अब मैं न्यूमरेटर के इस वाले पोर्शन से x क्यूब को बाहर लेके आ रही हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 1/3 से 1 तक, मैंने x क्यूब को लिया बाहर कॉमन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ क्या बचा, x अपॉन एक्स क्यूब माइनस, ये जा चुका है तो ये 1, ठीक है। और इस पूरे न्यूमरेटर की पावर कितनी है, यहाँ पे लिख रही हूँ, आई होप आपको विजिबल हो, ये 1/3, ठीक है। फिर डिवाइड में क्या लिखा है, x की पावर 4, राइट। अब ये 1/3 पावर इसकी भी है और इस पूरे टर्म की भी है, तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसे लिख सकती हूँ 1/3 से लेके 1 तक आप जाइए, राइट। यहाँ मिलेगा आपको x की पावर 3, ये 1/3 इसका भी है तो यहाँ पे भी लगा दो आप, और ये 1/3 इतने पोर्शन का भी है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से 1/3 लिख सकते हैं, और ये रहा आपका dx और ये रहा आपका x की पावर 4। बहुत ध्यान से धीरे धीरे देखते चलो, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, इंटीग्रेशन नहीं हो रहा, अभी सिर्फ सिंप्लीफिकेशन ही चल रहा है अपना, ठीक है। अब क्या करें, देखो 3 इंटू 1/3, तो ये तो क्या होगा, 3 चले जाएंगे, आपके पास सिर्फ x बचेगा। क्या था आपके पास, x की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 चला गया, क्या बचा, x बचा। अब ये रहा x और ये रहा x की पावर 4, इन्हें कैंसिल आउट कीजिए आप, तो ये क्या बनेगा, x की पावर 3, ठीक है। तो ऐसा जो आपका एक्सप्रेशन था इस क्वेश्चन में, कैसा एक्सप्रेशन था मैम, इस टाइप का, आपने उसे कुछ इस फॉर्मेट में चेंज कर लिया। अब क्या कर सकते हैं, अब जरा ध्यान से देखो, अब आपको बहुत आसानी से आंसर मिलेगा। अब आप इसको ध्यान से देखो, नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं इसको अपन। हमारे पास है इंटीग्रल 1/3 से 1 तक, ठीक है, 1/x²
1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसकी पावर 1/3, यहाँ लिखो dx, यहाँ लिखो x की पावर 3। ठीक है, अब सुनो, अब एक काम करो, एक बार ना आप न्यूमरेटर को t लेके चलो। किसे? न्यूमरेटर को। यहाँ पे आप लेट कीजिए 1/x स्क्वायर माइनस 1 को t ले लो, डिफ्रेंशिएट करो, इसको क्या मिलेगा चेक करना ध्यान से। ठीक है, इसे हमने t लिया, अब हम इसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो 1/x स्क्वायर को एक काम करो ना, x की पावर -2 लिख लो, है ना, सो दैट आपको डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला लगाने में आसानी जाए। डिफ्रेंशिएशन ऑफ x की पावर n क्या होता है? n x की पावर n-1, तो ये n मतलब -2 जंप करके आगे आया, -2 x की पावर क्या लिखेंगे आप लोग? -2 -1, तो -2 -1 मतलब कि -3। ओके, -1 का डिफ्रेंशिएशन 0, t का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dt बाई dx, तो आपने यहाँ लगाया dx, आपको यहाँ मिला dt। x की पावर -3 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या? कैसे मैम? अपॉन में फिर पॉजिटिव हो जाए, बिल्कुल मैम लिख सकते हो। -2 को मैं dt को दे दूँ, क्योंकि -2 यहाँ पे है ही नहीं और -2 तो कांस्टेंट है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो आप -2 यहाँ दे दो, तो आपके पास dx बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू dt बाई -2 आ रहा है। क्या आपके इस इंटीग्रैंड में dx बाई एक्स क्यूब है? बिल्कुल है। तो ये dx बाई एक्स क्यूब यहाँ से चला जाएगा और इसकी जगह पे आप dt बाई -2 लिख देंगे। ठीक है, ओके, तो जहां आपने सपोज किया है ना, वहां पे सपोज क्या किया था आपने? 1/x स्क्वायर माइनस 1 को t, तो इसे ना आप बॉक्स में रख लो, क्योंकि लिमिट्स अब बदलने वाली हैं। अब आप अपने क्वेश्चन को t के टर्म्स में करने वाले हो, तो लिमिट्स यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो अभी मैं लिमिट्स नहीं बना रही, क्योंकि फाइंड करना पड़ेगा, अभी मैं सिर्फ सब्स्टिट्यूशन कर रही हूँ। तो 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर माइनस 1 कितना है? t, तो यहाँ पे हमने लिखा है t और इस t की पावर है 1/3। dx बाई एक्स क्यूब, f डैश x बन गया, dx बाई एक्स क्यूब मेरा कितना आ रहा है? ये आ रहा है dt बाई 2, माइनस मैंने आगे लगा दिया। ओके, इस तरीके से ये चेंज हुआ। अब साथ ही साथ आपको लिमिट्स भी बदलनी पड़ेगी, तो लिमिट्स बदलने के लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा जहां आपने सब्स्टिट्यूशन किया था। ओके, तो जहां आपने सब्स्टिट्यूशन किया है उसके पास चलो और लिमिट्स को अपने चेंज कर दो। सो लिमिट्स क्या बनेगी? सबसे पहले इनकी लोअर लिमिट क्या थी? 1/3, तो यहाँ पे x की जगह पे राइट, जब x इनका 1/3 था तो t आपको क्या मिलेगा? यहाँ सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लो, तो रखो यहाँ पे। सो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब 1/9 माइनस 1 इज इक्वल टू t। ठीक है, अब ये 1/9 घूम के ऊपर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका? ये 1/9 घूम के ऊपर गया, तो ये बना आपका 9-1, और 9-1 क्या होता है? 8, मतलब आपकी लोअर लिमिट क्या बन रही है? 8 बन रही है। लिमिट बनाना समझ में आ रहा है? जहां से सब्स्टिट्यूशन करते हैं आप, जिसको सब्स्टिट्यूशन किया वहीं पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट आप डाल डाल के चेक करते हो। ठीक है, इसके बाद अपर लिमिट क्या है? 1, x की है ना ये, तो यहाँ पे x की जगह पे 1 रखो। सो 1-1 कितना मिल रहा है? 0, तो इसकी अपर लिमिट क्या बन गई? 0 बन गई। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूरा t के टर्म्स में हो गया। अब t के टर्म्स में आप इसे इंटीग्रेट करो और इस क्वेश्चन को आप खत्म कर सकते हैं। ठीक है, चलें आगे, आ जाओ फिर। सो -1/2 को हमने बाहर रखा और t की पावर 1/3 का इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे? x की पावर n वाला फॉर्मूला क्या होता है? वो पावर 1 से इंक्रीज हो जाती है, तो t की पावर 1/3 है। जब आप इसे इंक्रीज करेंगे तो क्या मिलेगा? 1/3 प्लस 1, 1/3 प्लस 1 कितना मिला? 4/3, तो यहाँ आपको मिल रहा है 4/3 और डिवाइडेड बाई 4/3 और लिमिट है आपकी 8 से 0। ठीक है, अब ये 4/3 यहाँ तो रुकने वाला है नहीं, तो न्यूमरेटर में जाएगा तो रिवर्स होके जाता है। सो दिस इज -12, इसे रिवर्स करके बाहर लेके आ जाओ, ये रहा 3/4 और अब आपको लिमिट बनानी है यहाँ पे 8 से 0। ये 4 लिखा है, वो 3 लिखा है, मैम समझ नहीं आ रहा वो, चलो ठीक है अच्छे से लिख देते हैं। दिस इज 4 और ये रहा 3, सही बात। अब रखो यहाँ लिमिट और आंसर तक पहुंच जाओ। चलो ठीक है, इतना किया है तो हम मिलके सॉल्व करेंगे। सो दिस इज -3/8, अपर लिमिट रखें आप t की जगह पे 0, तो 0 ही मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है? 8, तो t की जगह पे रखेंगे 8 और t की जगह पे अगर 8 रखते हो आप, तो आप क्या लिखेंगे? इसे 2 की पावर 3, है ना।
और ये रहा 4/3, बहुत सही है ना। t के जगह पे 8 रखा, 8 का मतलब 2 की पावर 3, तो इस 3 से ये 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा 2 की पावर 4, राइट। तो 2 की पावर 4 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो हमें फाइनल जो रिजल्ट मिल रहा है, बहुत ध्यान से सुनना, ये 3 से 3 गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आपको मिल रहा है 2 की पावर 4, ठीक है, इंटू 3 डिवाइडेड बाई 8। मैम ऐसा ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन तो कुछ नंबर्स हैं, सॉल्व करो आप। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं अपन। सो 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 की पावर 4 मतलब 16 होता है, तो इस 2 की पावर 4 को हम 16 लिख देंगे। 8 1 जा 8 2 जा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 2 3 जा कितना 6। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 6। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या था, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको रिटन एग्जाम में भी आ सकता है, राइट। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि आप खुद ही देखो ये क्वेश्चन कितना प्यारा है ना, कितना कुछ सोचना पड़ा आपको इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सॉल्व कीजिए इसे बहुत अच्छे से और एक एक स्टेप को ध्यान से देखते चलो, हमने कैसे किया, क्या काम किया, कैसे थिंकिंग प्रोसेस को बढ़ाया अपना, ठीक है, किस तरीके से हमने टी में देखो लिमिट्स भी बदल गई अपनी, एक एक चीज इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, ठीक है। एक बार मेरे कहने पे आप इस क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस जरूर करेंगे घर पे, और जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो कमेंट सेक्शन में आके बोलेंगे जरूर, मैम वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 9 और आपको ये समझ में भी आया है, ठीक है, राइट। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, धीरे धीरे समझो, एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को आप लोग देखिए, यहाँ पे एक फंक्शन आपके सामने है, f of x इज इक्वल टू 0 to x t sin t dt, ठीक है, ये आपका फंक्शन यहाँ रखा है। देन f डैश x इज इक्वल टू क्या है, इनमें से आपको ये बताना है। चलो ठीक है, तो हमारे पास एक फंक्शन f of x है, कैसी डेफिनेशन है उसकी, फंक्शन की डेफिनेशन आप लोगों के सामने है, f of x इज इक्वल टू 0 से x t sin t और साथ में क्या लिखा है dt, ये आपका फंक्शन है, ठीक है। क्या चाह रहे हैं आपसे ये लोग, आपसे चाह रहे हैं कि आप हमें f डैश x बता दो। तो ठीक है, जैसा जैसा इस क्वेश्चन में कहा गया है वैसा वैसा ही काम आपको यहां करना है, ठीक, ज्यादा आपको सोचना ही नहीं है। सबसे पहली बात, आपके पास फंक्शन ये है, आपको इसका f डैश x चाहिए, तो f डैश x चाहिए आप लोगों को। पता है इस क्वेश्चन को बहुत डायरेक्ट भी किया जा सकता है, जो आप लोगों ने फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ा था ना, उसके रिजल्ट से ये क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट भी हो सकता है। याद करो वहां आप लोगों ने क्या देखा था कि जो एरिया फंक्शन है a ऑफ x, राइट, एरिया फंक्शन a ऑफ x क्या बताया था वहां अपन लोगों ने कि वो a टू x f ऑफ x dx होता है, ठीक है, ये तो आपने एरिया फंक्शन पढ़ा था। और फिर जब आप इसी का डेरिवेटिव लेते हैं a डैश x, तो आपके पास क्या आता है, आपके पास ये इंटीग्रेंड जो फंक्शन यहाँ लिखा होता है वो ही आ जाता है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को इस मेथड से करूँ ना, तो डायरेक्ट आंसर भी आएगा मेरे पास। क्या है डायरेक्ट आंसर, सी f ऑफ x ये है, तो f डैश x क्या आएगा मेरे पास, t sin t, राइट, f डैश x क्या आ जाएगा मेरे पास, t sin t, लेकिन x की बात कर रहे हैं तो 100% यहाँ पे लिमिट डाल दी होगी, तो ये x sin x आपका आंसर आएगा। इस तरीके से या तो आप ऐसे सॉल्व कर लो और ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल ठीक कर लो, अदरवाइज आप क्या करें, जो जो क्वेश्चन ने कहा है उस तरीके से आप काम करते चलो। सबसे पहले आप इसे इंटीग्रेट कर लो, ठीक है, इंटीग्रेट कर लो, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लो, फिर आपके पास एक फंक्शन f ऑफ x आ जाएगा। फिर आप उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देना, क्योंकि डिफरेंशिएशन पूछा है, ठीक, तो उस तरीके से भी आंसर आ जाएगा। और अगर फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस याद है, और अगर याद नहीं भी है तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप समझ सकते हो कि हमने ये डिस्कस किया है कि अगर डेरिवेटिव होता है तो डेरिवेटिव का रिवर्स एंटी डेरिवेटिव होता है, राइट, और एंटी डेरिवेटिव का रिवर्स या इनवर्स क्या होता है, आपका डेरिवेटिव होता है। तो हमारे पास ये क्या है, ये इंटीग्रल में चीज दी है आपको, ठीक है, इंटीग्रल में आपको ये फंक्शन गिवन था। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको ओरिजिनल फंक्शन मिलता, और ओरिजिनल फंक्शन क्या है, x sin x। क्यों x sin x, क्योंकि x के टर्म्स में बात की है। या तो ऐसे कर लो इस क्वेश्चन को, अदरवाइज जो मैंने आपको बताया वो काम कर लो।
मैम क्या करना है, आप इंटीग्रेट करो। पहले यहाँ पे आइलेट रूल लगाना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला मेथड लगाओ, इंटीग्रेट करो, फिर एकदम लास्ट स्टेप में जाके लिमिट्स को डाल दो, आपके पास फंक्शन आएगा और फिर उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देना, आप ऑप्शन बी तक पहुंच जाओगे। तो दोनों तरीके हैं, आपको जो अच्छा लगे आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हो और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। इसके साथ साथ आपकी एक्सरसाइज 7.10 पूरे तरीके से होती है फिनिश। आई होप आपने इसे एंजॉय किया होगा। हमने यहाँ पे और इसकी प्रीवियस एक्सरसाइज में डेफिनेट इंटीग्रल की शुरुआत कर दी है। डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, लिमिट्स कैसे डालते हैं, कैसे डेफिनेट इंटीग्रल इनडेफिनेट इंटीग्रल से ही रिलेटेड है, सारी चीजें हम ये डिस्कस कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है और उस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आते हैं और वो एक्सरसाइज है प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो उस एक्सरसाइज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहिएगा और तब तक इन सब की प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है जिसे आप गूगल पर magnetbrains.com डाल के सर्च कर सकते हैं। जब आप सर्च करेंगे तब आपके सामने किस टाइप का पेज ओपन होगा, यहां जाइए एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज में, क्लास 12 आप पढ़ना चाहते हैं, क्लास 12 पे करना है आपको क्लिक। उसके बाद आपके सामने एक पेज ओपन होगा, यहाँ पे 12th क्लास के जितनी भी फैकल्टीज आपको जो कुछ भी पढ़ा रही है सब कुछ एक सीक्वेंस वाइज अरेंज है। सपोज आप क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी वॉल्यूम 2 देखना चाहते हो जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यहाँ जाइए वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए और उसके बाद आपके सामने एक पेज ओपन होगा जहां पे सब कुछ एक सीक्वेंस वाइज आपको अरेंज मिल जाएगा। आप जिस भी एक्सरसाइज के कंसेप्ट को गो थ्रू करना चाहते हैं आपको करना है उसकी लिंक पे क्लिक और आप तैयार हैं पढ़ने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, सो सब्सक्राइब कीजिएगा मैग्नेट ब्रेन्स को। वीडियो लेक्चर्स अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इन लेक्चर को आपको शेयर भी करना है क्योंकि आप जानते हैं नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ती है। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।